ladies and gentlemen, can we all put our hands together for the one and only D.K. Gupta? Mike. आ जाओ डॉक्टर साहब. इनका नाम रॉकेट डॉक्टर रखना है. रॉकेट डॉक्टर, रॉकेट डॉक्टर. ये रॉकेट में लैंडमार्क में साथ थे. ओहो मजे ही आ गए तुम्हारे तो. सो ये लो डॉक्टर साहब. सो डॉक्टर साहब ने एएसपी कर लिया. क्या कौन सा? अच्छा. और एएसपी करके जो एएसपी छापा है इन्होंने, ओहो. So why don't you hear it from him? Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Great, thank you so much. Thank you. तो हम सब लोग मतलब ऑपरेशन शायद सीख चुके हैं ऑलरेडी. बीएमपी सब लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया होगा. जो नहीं कर रहा होगा वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. बट सेल्स एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस का. एक्चुअली सेल्स ड्राइव कर रहा होता है बिजनेस को. अगर सेल्स नहीं है तो सब कुछ, चाहे कितने भी अच्छे ऑपरेशंस हो आपके, कितनी अच्छी मार्केटिंग हो, कितना अच्छी ब्रांड हो, कितनी अच्छी पोजीशनिंग हो, तो सब कुछ कहीं ना कहीं सहम जाता है या बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां डूब जाती हैं. अभी खास करके स्टार्टअप के केस में देख रहे हो कि अगर रेवेन्यू सेल्स नहीं आ रही होती है उनकी तो वैल्यूशन बिलियन डॉलर्स में होती है और सडनली वो आके 0.5 मिलियंस में आ जाती है. अभी इतना पिछले 3-4 साल में ऐसा खूब सारा हो रहा है. तो सेल्स मैंने सीखी है सर से. आई एम थैंकफुल टू हिम. मैं डॉक्टर डी के गुप्ता हूँ. मैं वैसे बाई प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आई एम रनिंग ए हॉस्पिटल नेम्ड फिलिक्स हॉस्पिटल इन नोएडा. इट इज़ ऑन सेक्टर 137 एक्सप्रेस वे. वी आर कमिंग अप विथ 2 more हॉस्पिटल इन नोएडा, 200 and 250 bed each, but we will have around 650 or 700 beds in next 2 years and our vision is to have more than 1000 beds in next 5 years. एक हम लोग अभी ब्राउनफील्ड एक्विजिशन का प्लान करना चल रहा है, उस पर काम. तो वो सारा इसलिए हो पाया कि सर जी तो सारा इसलिए हो पाया कि बिकॉज मुझे एक्चुअली बताऊं तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर हूँ. मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल लिए, बहुत सारे पेपर पब्लिश किए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल और सब में किया था. एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग था. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक और जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया तब मुझे बिजनेस तो छोड़ो, मतलब ऑपरेशंस भी नहीं आते थे मुझे. कि फैक्ट है, मतलब एक पीडियाट्रिशियन जो प्रैक्टिस कर रहा हो क्लिनिकली, ओपीडी देख रहा हो और या गवर्नमेंट जॉब में था पहले तो मैं, उससे पहले तो उसको नहीं पता होता कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, एचआर क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, अकाउंट फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई कलीग नेम्ड रंजीत, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है. उसने सर से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मुझे लगा कि शायद मुझे बीएमपी की ज़रूरत है. बिकॉज वो मेरा इनिशियल फेज जब था, मेरा कंपनी का स्टार्ट था. कंपनी का स्टार्ट ऐसा था कि उस समय मतलब ठीक है सर. तो एक्चुअली मैं आई वॉज बॉर्न इन सेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर ऑफ उत्तर प्रदेश. एक छोटा सा शहर है, कई सारे, उसमें एक बहुत छोटा सा गांव था जो कई सारी नदियों से घिरा हुआ था. 2-3 नदियां होती थी, गंगा, रामगंगा, एक और होती, तीसरी होती थी. तो जिले में पहुंचने के लिए आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. 2 नदियां पार करनी पड़ती थी. वो नाव जो होती थी और कभी कभी डूबती भी थी नाव, वो साल में 1-2 बार. और वहाँ से पहुँच के आप डिस्ट्रिक्ट पहुँच पाते. तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में आज तक मैं बहुत कम गया हूँ अपने ड्यूरिंग स्कूलिंग टाइम है, जो मेरा बर्थ प्लेस था वहाँ पे. बिकॉज इतना कठिन था वहाँ पहुँचना. मेरे फादर थे, ये बात क्लास 4 एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट. मेरी मदर थी, टीचर थी, वो अभी रिटायर हो गई. फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं सिर्फ 10 साल का था. उस समय मेरे लिए एक चैलेंज था. आई केम टू नोएडा, ऐसे ही आ गया था. मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी कि कुछ वहाँ पे घर में काम करने को था नहीं. नॉर्मली होता ना, जो बनिए हैं हम लोग तो वहाँ पे दुकान है, किराने की दुकान है और ये सब इस तरह के छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे. अब वहाँ पे भी हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी हम लोगों की. कियोस्क में दुकान होती थी जो फादर चलाते थे बाद में, और उसकी 2-2 कियोस्क के बीच में हम लोग सोते थे वहाँ पे, मतलब रोड साइड.
जो खोखे होते हैं उनके रोड साइड 2 खोखों के बीच में जो कस्बे देखोगे आपने, जब आप कहीं Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जाते हो आजकल, तो साइड में जो होते हैं उनके बीच में सोना, रात को सांप निकलने, कुछ निकल सकता था, कुछ भी खा सकता था वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे इसलिए रोड सोना पड़ता था कि हमारा जो सिटी है वो कुख्यात था मतलब डकैती के लिए, चोरियों के लिए। तो आपको अपना अगर बिजनेस सेफ रखना है दैन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो वो वहाँ से निकल के सब कुछ करके जब वहाँ से डेथ हो गई था, आई केम टू नोएडा। और जब नोएडा आया तो यहाँ भी कुछ करने को नहीं था, तो स्कूल में कई सारे एडमिशन के लिए गया। मैं 8th क्लास में था। 6th और 7th मैंने पढ़ाई की नहीं, बिकॉज वहाँ पे स्कूल ही नहीं होते थे हमारे यहाँ। तो 6th 7th में मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे पता नहीं स्कूल क्या होता था। 5th तक मैं एक अच्छा स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पढ़ता था, वहाँ पे टॉप किया था। बट 6th 7th में स्कूल नहीं थे वहाँ पे, तो इसलिए पढ़ाई नहीं। तो सीधे 8th में आ गए हम लोग। तो 8th में सारे स्कूल से वालों ने भगा दिया मुझे, कि जो नोएडा मेरी मदर टीचर थी, तो उन्होंने ट्राई किया, कई सारे MLA से, MB से चिट्ठी लिखवाई कि इसका एडमिशन करवा दें। सेंट्रल स्कूल है, कैम्ब्रिज है, DPS, जो 3-4 अच्छे स्कूल थे नोएडा के उस टाइम। बट एवरीबडी रिफ्यूज कि आपका बेटा जो है कॉप अप नहीं कर पाएगा मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो फाइनली एक वहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल था जिसमें नॉर्मली होते हैं, तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में एडमिशन लिया। 8th किया, फिर 9th 10th किया, 11th 12th किया। जब बिकॉज 6th 7th में पढ़ाई नहीं की तो पहले फेल हुआ, हाफ ईयरली में, फिर ईयरली में टॉप किया, फिर दोबारा। सर पैसे कैसे आते थे? पैसे मदर भेजती थी हर महीने वहाँ से कुछ घर से, और वो पूरे नहीं होते थे, तो फिर स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना। मैं पॉपकॉर्न भेजता था, जो मेरे बेस्ट सेलिंग स्पॉट्स होते थे, वो अप्पू घर है, प्रगति मैदान है, इंडिया गेट है, और क्या कहते हैं वहाँ पे, इंडिया गेट में पॉपकॉर्न बेचते थे, पॉपकॉर्न भेजता था। उससे पैसे इकट्ठे उससे, या जो भैरव मंदिर का किसी ने देखा हो तो वहाँ पे पार्किंग में काम किया मैं, लोकल जो बाहर पार्किंग्स होती थी वहाँ पे। और जो समर ब्रेक्स होते थे स्कूल के, उसमें फैक्ट्रीज में काम करते थे हम लोग। चाइल्ड लेबर होती थी खूब नोएडा में, वहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज थी, उनमें कैप लगाना है, कुछ करना। तो इवन ऑटो में एज असिस्टेंट काम किया, जैसे नहीं जो 3 व्हीलर जो ऑटोज़ होते हैं, लोडिंग ऑटोज़ होते हैं। तो दैट वाज अर्निंग मेथड फॉर 3-4-5 साल ऐसे चलता रहा। सो कट टू BMP। हाँ, और अब BMP में इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट इट विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ही हैज टू शेयर ऑन ASP इज माइंड ब्लोइंग. So that's why I'm just doing this. Sorry. So I'm just leading मैं this. थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज तो वहाँ से करने के बाद कॉलेज में गया, तो मैंने PMT के एग्ज़ाम दिया। वो PMT में छोड़ दो डॉक्टर साहब, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी ASP बहुत लंबी बात है। और आप BMP जब शुरू किया था तब क्या हाल था आपका? तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ जाते हैं। जब BMP स्टार्ट किया तो मैंने कहा ना, मुझे ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर के लिए क्या होता है, तो वही मतलब था मेरे लिए भी। ऑपरेशन का मतलब ही होता था सीरियसली, मतलब ऑपरेशन क्या होते हैं, अब तो खैर अलग बात है। तो उस समय मुझे किसी ने मिलवा दिया, और उस समय हालत ये थी कि बिज़नेस जो मैंने नोएडा में आके MD किया, फिर MD किया, तो MD के बाद मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया वाइफ ने, मैंने गवर्नमेंट जॉब की, फिर हम लोगों ने नर्सिंग होम में स्टार्ट किया। तो नोएडा में कुछ लोगों को पता होगा, नोएडा में एक ऑर्डर आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में, वो बैंक्स उनको सबको बंद करना पड़ेगा। तो आई हैव टू शट डाउन माई। उस समय मेरे पास क्या हालत थी कि मैंने 10 लाख रुपये का लोन लिया था बैंक से, और 5 लाख रुपये की CC ली थी, उससे वो नर्सिंग होम में स्टार्ट किया था। वो सडनली उसके बाद सब लोग कोर्ट चले गए, मैं भी कोर्ट गया अकेला। वो कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं लगा। वो स्प्लिट तो उसके बाद फास्ट, तो फाइनली मतलब नोएडा के सारे जो भी गए, तो हम लोग जीत गए। एक प्लॉट की स्कीम आई, प्लॉट हमने अलॉटमेंट कराया। अलॉटमेंट कराने के लिए अपना घर बेचना पड़ा, जो गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो बेचनी पड़ी, तो फ्रेंड से, आप लोगों दोस्तों से पैसे लिए। तो अराउंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी लगभग 50-60 करोड़, 50 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट थी उस समय। 50 करोड़ में रफली 5-7% हम लोगों ने अपने पास जोड़ा होगा, जो फ्लैट घर वर सब बेच के। बाकी 90% जो था वो फंडेड हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल चालू किया, उसके बाद हॉस्पिटल चालू किया तो चैलेंजेस आना शुरू हो गए, बिकॉज फंड फ्लो नहीं था, कैश फ्लो नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मैंने फील किया है, जब कैश फ्लो नहीं होता, जब आपको जब अपने एम्प्लॉय के पैसे नहीं दे पाते हो, या डॉक्टर्स के पैसे नहीं दे पाते हो, तो डॉक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो जब स्टार्ट किया तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन करके पता नहीं लगा कि नॉर्मली होता है ना, आर्किटेक्ट बोलते हैं 10 करोड़ लगता है, 15 या 20 लगता है। तो पैसे नहीं बचे, वर्किंग कैपिटल नहीं थी, खत्म हो गई। कुछ पैसे गवर्नमेंट बिजनेस में होते हैं, हम लोग गवर्नमेंट बिजनेस बहुत सारा करते हैं, जैसे CJ तो उसमें डिले हो जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। तो कैश फ्लो का टर्मोइल था एक पहल है मेरी इस समय, सीज ABP स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ अभी देख रही। उस समय मेरी होती थी। तो मैं था हैदराबाद, तो मेरे पास फ़ोन आया इसका कि सारे डॉक्टर्स ने
हड़ताल कर दी है, रिजाइन करने के लिए वो चिट्ठी भेज दी कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कल से हम ओपीडी नहीं करेंगे। आप सोच सकते हो, मतलब आज हम लोग कहाँ हैं, आज डॉक्टर्स आके लाइन बैठते हैं, तो उस समय ऐसी हालत थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सेल्स है, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो खैर जो भी था, तब मैं सर से मिला, तब मैंने बीएमपी किया उस टाइम। बीएमपी के टाइम कुछ नहीं पता था मुझे, फैक्ट है, सही बात है, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। बट बीएमपी के बाद ये था कि IIT IIM वाले मेरे पास आते थे, वो कहते थे मुझे बढ़ा दो, अभी भी आते हैं। अगर आप इनसे बात कर लोगे ना बीएमपी के बारे में, नंबर्स, डेटा, क्रंचिंग, इनको शीट नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती, ये बता देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये सब स्लाइड्स छोड़ो, हाँ ये पहले लगा दो। ए वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर हिम टॉक, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग ही डजंट स्टॉप, राइट? सो इट्स रियली अमेजिंग। आप बैठ भी सकते हो अगर आपके, हाँ वही, अच्छा ठीक है, ये ऑन कर दो, तेज कर दो, तो बीएमपी में एक मिनट तेज करो, हाँ। बीएमपी में एक्चुअली सीखा ऑपरेशन से होते हैं, HR क्या होता है, अकाउंट कैसे देखना है, फाइनेंस क्या, और कुछ उस समय सेल्स की सर ने इनसाइट नहीं दी थी जो बीएमपी में देते हैं लास्ट के 2-3 हफ्तों में। तो सेल्स क्या, तो वो भी सीखी, वो भी इम्प्लीमेंट की। तो बीएमपी तो मैं नहीं बताऊंगा, बट मैंने ऑपरेशन को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन काफ़ी हद तक कर दिया था। जितने डिपार्टमेंट थे उनको प्रोसेस में कन्वर्ट करके, प्रोसेस को डिफाइन करके, FMS में, चेकलिस्ट में PC बिठाया, असिस्टेंट बिठाए, और जितने भी जो हमारे वो थे प्रोसेसेस थे जहाँ मैं बॉटल नेक थी, उन सबको लेवरेज करके उसको ऑपरेशंस को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन कर दिया। उसमें हमारी टीम थी, पायल थी और बहुत सारे लोग थे, सब ने मिलके फर्स्ट लेवल पे हम लोगों ने NABH लिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्वालिटी एक्रेडिटेशन है फॉर हॉस्पिटल्स। 9 महीने में, जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड था बिकॉज ऑफ BMP, वरना लोगों को 5 साल लगते हैं। हमने सारे इम्पेनलमेंट ले लिए, सारे जितने CGHS, ECHS, जिप्सा, प्राइवेट जितने भी एक्रेडिटेशन थे, NABL था, ये सारे उस हमने उस टाइम ले लिए। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ BMP हो पाया। अभी जो हम लोग करंटली बात, उस समय आपके पास कितने बेड का हॉस्पिटल था? उसमें वी स्टार्टेड विद 50 बेड। जब BMP करा था तो हम लोगों ने 50 बेड से स्टार्ट किया, 50 बेड, 50 बेड से। और अभी कितने हो गया? 2017 की बात है, 16-17 की। और अभी 650 तो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, 200 बिल्कुल चल रहे हैं, ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड। 200, अब पहले आपके पास 60 थे, अब 200 हो गए। 200 हो गए, और 650 प्रोग्रेस में है, ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएंगे। अब 200 से 650 बेड हॉस्पिटल, और 3-4 पॉलीक्लिनिक्स चल रहे हैं हमारे नोएडा में, एरिया सेक्टर से वहाँ पे। वेरी नाइस। दिस इज द हॉस्पिटल जो अभी 200, और ये बहुत ही हाई कैपिटल आइटम है हॉस्पिटल, ये सबको मालूम है? यस। तो एक बेड को बनाने में 1 करोड़ मिनिमम लगता है, अगर ठीक से हॉस्पिटल बना रहे हो, 1 करोड़ पर बेड पर कोस्ट आता है। तो ये 600 विल मीन 600 करोड़। 600 करोड़ का आपका कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स 600 करोड़ का। 600 करोड़। और ये उस आदमी का है, बोल दूं कि बता दूं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बताइए सर। जब BMP कर रहे थे उस समय ये हालत थी कि जिंदगी बंद होने वाली थी इनकी, इनको छोटी सी रकम चाहिए थी, याद है डॉक्टर साहब? तो मैंने मतलब पैसे फंस गए थे, कैश फ्लो खराब हो गया था, बिकॉज अगर कैश फ्लो नहीं आ रहा, सेल्स ठीक नहीं है आपकी। वही बता रहा हूँ, डॉक्टर्स जो मेरे साथ के डॉक्टर्स थे, जो मेरे जूनियर्स थे बहुत सारे, तो उसमें या कलीग्स थे, जब मैं नहीं था तो वो आपको देने लग गए धमकी या ब्लैकमेल करने लग गए। तो वो आप समझ सकते हो कि मतलब आई एम टेलिंग यू, वेरी बैड हालत, और रुपया नहीं था। वहां से 600 करोड़ का हॉस्पिटल नहीं, जो अभी जो नेटवर्थ है दैट इज मोर देन 200 बेड वाले की सर मोर देन 1200 करोड़ है। आज हम लोग फंड रेज कर रहे हैं, 1200 करोड़ वैल्यूशन आ गई उसकी। इसकी 1200 करोड़, इसकी 1200 करोड़। क्या बात। तो 600 बेड हॉस्पिटल के बाद कितना हो जाएगा? लगभग 2000, मतलब 2400 करोड़ के आसपास। 2000 करोड़ तो नेक्स्ट ईयर IPO लाएंगे, 2000 करोड़ का। तो 2000 करोड़ का IPO नेक्स्ट ईयर IPO आएगा उसका। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। सो बैट्स, खाली बैट्स पे वैल्यूशन नहीं होती है, नंबर्स पे होती है। मैं देखूंगा एबिटा पे होती है, आपका पैट कितना है, आपका रोज कितना है, आपका ROE कितना है, आपकी ऑक्यूपेंसी कैसी है, आपके क्रेडिटेशंस कैसे। आप बता दो आपका पैट ROE क्या, बता दो सबको, एक बार बता दो जल्दी। तो अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। इसको आगे बढ़ा दो, ये सब मैं ठीक कर दूंगा, छोड़ दो। ठीक है सर। दिस इज अमंग्स द टॉप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर किसी को, अगर आपको किसी को ये देखना है कि हॉस्पिटल में मक्खन का ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट अगर किसी को चाहिए, आप हीलिक्स चले जाओ।
तो हम लोग बेस्ट रेटेड हॉस्पिटल हैं इंडिया में। हॉस्पिटल नहीं दिखेगा वो, आपको दिखेगा कि ये 5 स्टार होटल में रह रहा हूं मैं। ये ट्रीटमेंट निकल के आता है, लोग बॉम्बे से यहाँ आके रह के यहाँ ट्रीटमेंट करके जाते हैं, बॉम्बे से, जबकि बॉम्बे में ब्रीच कैंडी वगैरह सब कुछ है। ये क्या है 30% 40%? मैं बताता हूँ उसका, मैं बता रहा हूँ। ये 2017 से स्टार्ट की, 16-17 से जर्नी स्टार्ट की। फर्स्ट 2017 में हॉस्पिटल नहीं था या था? 2017 स्टार्ट। कितना था? 50 बेड का। 2015 से स्टार्ट किया था लास्ट में, और फर्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो 3.5 करोड़ था। फर्स्ट ईयर रेवेन्यू बस 3.5 करोड़। जो सरसे के पास आया था मैं, तब शायद 9-10 करोड़ के आसपास रेवेन्यू होगा मेरे पास, 9 करोड़ का रेवेन्यू था सेकेंड ईयर में। और आज हमने इस साल जो क्लोज किया दैट इज 173 CR। क्या बात है, वाह। और मैं कह रहा हूँ जब फर्स्ट ईयर हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो रेवेन्यू बाज 3.5 CR, जब सर के पास आया था तो 9 करोड़ का रेवेन्यू था, आज से सिर्फ 7 साल पहले। और आज जो हमने इस बार की जो बैलेंस शीट क्लोज की है दैट इज एट 173 CR पे क्लोज की है। बट एबिटा ऑफ 30% दैट इज वन ऑफ द नॉट दैट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। 30% एबिटा हाईएस्ट होता है इंडस्ट्री में। जो हमारा रोस है, जो मैंने पैसे लगाए हैं, अपने पैसे लगाए हैं, जो बैंक ने पैसे लगाए हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, दैट इज अराउंड 45-46%। और जो इक्विटी लगाई है, जो उसको हटा दूं पैसे, नॉर्मली डॉक्टर्स का लिखा होता है ना उनकी क्वालिफिकेशंस, तो आपकी सबसे ऊपर होगी बीएमपी एएसपी। बीएमपी एसपी बिल्कुल सही। नहीं, ये अपने आप। मैं सर बता दूं, सर का टर्नओवर 90 करोड़ है और 10 ही करोड़ खर्चा, 80 करोड़ का प्रॉफिट है। आप चालू रखो डॉक्टर साहब। यहीं से तो सीखा है, यहीं से सीखा है, यहीं से सीखा है। सही कह रहा हूँ आप, बैलेंस बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, चल। सही बता दिया आपने। यही तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। ही कैन डू इट देन आई कैन डू इट। वेरी नाइस। हो जाए तो मैंने पहले आपका चेक किया। अच्छा, एक फिलॉसफी पकड़ लो, इफ ही कैन डू इट, कोई भी हो दुनिया में, देन आई कैन डू इट। हाँ, कोई भी गधा कर सकता जब एक कर सकते हैं तो हम छाप सकते हैं। करेक्ट। और फिर गुरु भी वही हो जो कर रहा है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए तो मैंने कहा मेरा डिग रोड जा रहा। नहीं तो अभी काम की बात करते हैं। आई थिंक जो अच्छा सुनो गाइस, एक मिनट सुनो, बात करते हैं। ये ना, ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपको मजा आएगा। जल्दी एएसपी पे पहुंच जाओ। एएसपी पे 1 मिनट, अभी जितना मजा आ रहा है ना, एएसपी की टॉपिक शुरू होगा उससे ज्यादा मजा आएगा। सो प्लीज, ये मेरे माइलस्टोन्स हैं। इसमें 2016-17 में एएसपी था, यहाँ पे वो बीएमपी था, 2022 में एएसपी था। तो इस ये ट्रैकर है हमारा जो माइलस्टोन्स है। अगले 3 साल में हम 1000 बेड क्रॉस कर जाएंगे। ये फैक्ट है, मतलब दैट इज इन प्रोसेस की पाइपलाइन में सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेटजी क्लियर है, डिफाइंड है, प्लान डिफाइंड है, टीम डिफाइंड है, और हम लोग उस प्रोसेस में कर भी रहे हैं। तो 650 तो ऑन मतलब पाथवे पे हैं, और जो नेक्स्ट 350 बेड्स हैं वो उसकी डील चल रही है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगली बार सर बुलाएंगे तो हम लोग उसको भी डिक्लेयर कर देंगे हमें। तो मैं एक सेकंड, मैं आप सबको एक बात, 1 मिनट एक चीज बताने वाला हूं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस इज जस्ट वन थिंग। सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट फ्रॉम हियर। वो जितने लोग रो रहे हैं ना कि पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सुन लो, ये कि पैसा नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, हुनर चाहिए। अगर हुनर होगा तो पैसा खिंचा चला आता है, हुनर नहीं होता तो पैसे के लिए रोते हैं। और आप बोलते हो मैं पैसा नहीं है, ये कह रहे हैं अभी इसके बाद में 1000 बेड मतलब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई मायने रखता है? अगर आज मैं बोलूं चलो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग बोलोगे असंभव। नेक्स्ट, तो ये जल्दी ये आगे करो। बेड ऑक्यूपेंसी वी आर हाईएस्ट इन द नोएडा, इवन इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। मैक्स है जो हमारे से मैच करता है, दैट इज 76%। चाहे फोर्टिस है, नोएडा का पोलो है, जेपी है, थार, दे आर ऑल बिहाइंड अस। अगर हम बात नंबर ऑफ बेड्स में, अगर लगभग ये सारे नंबर ऑफ बेड हमारे आसपास ही इन बेड्स के, इनके सबके हॉस्पिटल के, बट आवर ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 76-78% जो, और ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आपको। अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमारा जो हाईएस्ट है इन सब पे, इन नंबर ऑफ सेम बेड्स पे। ऐसे ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे हो हमारा 30% के ऊपर जा रहा है। इन सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है, हाईएस्ट रोस है। अगर रेवेन्यू कहेंगे तो सर कहते हैं प्रॉफिट डबल करो,
4x करो। एक मिनट वापस जाना। तो फोर्टिस आपका 200 बेड है, यथार्थ फोर्टिस 230 बेड है, अपोलो 70 बेड है, और आप अभी 600 बेड पे पहुंच जाओगे। मैं नहीं 200 बेड पे दिखा रहा हूँ क्या नंबर है, 600 बेड तो बाद में पहुंचूंगा, तब तो नंबर बहुत चेंज हो जाएंगे। सेम 200 बेड पे हमारा जो एबिटा है वो 30% है, फोर्टिस का जो एबिटा है वो भी 20 के आसपास है, अपोलो का 18 के आसपास है, यथार्थ का 22 के आसपास है, और ROC जो है वो हमारा 38% है, 48% है, ऊपर जा रहा है टॉप पे। इन सबका रिटर्न जो इन्होंने का कैपिटल लगाया है उस पर जो रिटर्न दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो इनके रिटेल इन्वेस्टर हैं थ्रू कैपिटल जो मार्केट स्टॉक से, उससे हम डबल रिटर्न दे रहे हैं जो करंट जो प्रमोटर्स हैं इनको। वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये जो सर कहते हैं ना लास्ट चार साल में हमने अपना रेवेन्यू 5 गुना कर दिया, रफली 5 गुना कर दिया है, 4 टाइम्स। इस साल तो हम 250 करोड़ कर रहे हैं। तो हर साल हम रफली जो इंडस्ट्री का CAGR शायद आप सब लोग जो समझते होंगे, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है। और ये ना हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ, फैक्ट्री नहीं चल रही। तो हॉस्पिटल जिसमें बेड लिमिटेड है और कंस्ट्रेंट है, मतलब इतने बिस्तर हैं तो इतने ही बिस्तर हैं, इससे ज्यादा बिस्तर नहीं है। ये वो नहीं है कि एक मशीन और लगाई और 50 आइटम और निकाल दिए। तो हमारा थ्रूपुट कॉन्स्टेंट बहुत सारे हैं। तो हमारा जो CAGR है इंडस्ट्री से डबल है, रफली इंडस्ट्री का 17% है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, आप सब जानते हो। नॉर्मली बाकी इंडस्ट्रीज का भी लगभग 7 से लेकर 15-20% तक होता है मैक्सिमम। तो हम इंडस्ट्री डबल ग्रोथ पे चल रहे हैं। एबिटा की ग्रोथ देखेंगे तो 60% CAGR पे हम लोग एबिटा ग्रो कर रहे हैं। अगर हम पैट की ग्रोथ देखेंगे तो 165% हर साल ग्रो कर रहे हैं, मतलब हर साल रफली जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है रफली डबल कर रहे हैं, हर साल ही कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और पैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन CAGR। बिल्कुल। नेक्स्ट, ये मैंने बताया आपको कि जो ROE जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है वो हमारा हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, ऐसे ROCE हाईएस्ट है। ये एबिटा मार्जिन मैंने कहा हाईएस्ट है, अपोलो 40 था जो मैंने सेम ग्राफ दिखाया था, हम 30.3% एग्जैक्टली नंबर बताऊंगा आपको। हमारा जो पैट भी है वो भी 19%, इन सबका 14-15% के आसपास है। बेड ऑक्यूपेंसी 77% थी लास्ट ईयर की, इस साल हो सकता है उससे भी ज़्यादा होगी। प्रपोज्ड हाईएस्ट बेड कैपेसिटी नोएडा हम जो कर रहे हैं, अगर हमारे नेक्स्ट ईयर जो नंबर ऑफ बेड्स होंगे दे विल बी हाईएस्ट इन नोएडा, मतलब कोई भी बड़ा ब्रांड है वो हमारे आसपास भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये हम लोग जैसे आप लोग निकालते होंगे ना एवरेज टिकट साइज और एवरेज। ये डॉक्टर लग रहा है क्या? ये डॉक्टर लग रहा है कहीं से? अभी सेल्समैन नहीं लग रहा हूँ, गलत पर अभी सेल्समैन नहीं हूँ, अभी सेल्समैन आऊँगा, सेल्समैन का रोल अभी आएगा, ठीक है। अभी ये तो फाइनेंस समझा रहे हैं आपको। अभी तो आपको मैं अभी पिच कर रहा हूँ, नंबर्स पिच कर रहा हूँ अपने, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, एक ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोबारा। मैंने कहा था 1 करोड़ पर बेड इन्वेस्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, और हम लोग 1 करोड़ पर बेड पर एनएम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और दैट इज अमंग हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। हमसे जो मैच करते हैं, हमसे जो ज़्यादा हैं वो मेदांता है, फोर्टिस है, मैक्स है या अपोलो है। 4 हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे से ऊपर हैं या हमारे आसपास हैं, 1 CR और 1.25 CR के बीच में, बिकॉज वो क्वार्टरली केयर करते हैं, उनका इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा है, इसलिए उनका थोड़ा नंबर बढ़ जाता है। हमारे यहाँ 200 बेड पे जो सेंसर्ड बेड है जहाँ पे पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं, दैट इज 173 है। नेक्स्ट, और हमारा टर्नओवर 173 था, मतलब 1 करोड़ पर बेड। डॉक्टर साहब ASP चालू ही नहीं होगी आज, ठीक है, ए लॉस तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो एबिटा तो दिखाया ना, एबिटी दिखाया दो आपको, 38% दिखाया दो। इतना आप देख लेना, चेक करना, नंबर्स ठीक हैं, दे आर डन बाय माय CFO। नंबर की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, वो नंबर बिल्कुल ठीक है। ये जो करंट हॉस्पिटल चल रहा है इसको डबल कर दिया हमने, फिलिक्स 2 जो हो गया है, फिलिक्स 3 एक आ रहा है सेक्टर 75 में, तो 450 बेड नए आ रहे हैं और 200 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और जो 2029 की बात कर रहे हैं हम लोग, वी विल हैव 29 से पहले ही बल्कि 1050 बेड्स जो कंप्लीट रखेंगे, हम इससे ज़्यादा रखेंगे। एक हॉस्पिटल जो करंट दिख रहा है आपको, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अवार्ड्स वगैरह हम लोग जो मिले, मोदी जी, योगी जी, हेल्थ मिनिस्टर, इंटरनेशनल, नेशनल, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक का नाम, सेलिब्रिटीज बहुत सारे, जो फिल्म की शूटिंग्स बहुत सारी होती हैं हमारे यहाँ। ये बाबा जी आते हैं, नाना पाटेकर आते हैं हॉस्पिटल में, समिट्स में बोलते हैं हम लोग। मंथन एक बुक लिखी है मैंने, आई ऑथर द बुक ऑल्सो।
ये आज तक, जी न्यूज़, एबीपी को ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं, अगर हेल्थ केयर में कोई न्यूज़ ब्रेक होती है तो पहली बाइट मेरी जाएगी, गारंटेड है, किसी भी चैनल पे। कल भी जो कोविशील्ड वाला आया था ना, परसों आया था, तो पहली ब्रेक थ्रू न्यूज़ गई थी सारे चैनल, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे जी न्यूज़ हो, किसी भी, सब पे मेरा ही गया था। वेरी नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब जल्दी कर दो, खत्म करो इसको। अब आते हैं इस पे, आते हैं एएसपी पे आते हैं। तो एएसपी की जब बात करें तो एएसपी में सेल्स जो है हम लोग बात करते हैं कि बहुत बार हमें लगता है कि सेल्स को हम ऑटो पायलट नहीं कर सकते, मुझे भी लगता था, लेकिन बट मैंने जो बीएमपी में सीखा था लास्ट में जो सेल्स का, और कुछ एएसपी मैंने अभी दो साल पहले किया सर मैंने एएसपी, तो फिर एएसपी को इम्प्लीमेंट किया, देन आई गॉट टू नो कि हम सेल्स। तो पहले क्या होता था, पहले मैं ऑपरेशन और सेल्स सब कुछ देखता था, फिर हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर किया, मेरी वाइफ सी इज ऑल्सो पीडियाट्रिशियन, तो वो उसको ऑपरेशन दे दिए, वो देखती थी, पायल ऑपरेशन देखती थी, अब पायल को जीएम प्रमोट कर दिया हम लोगों ने, तो दोनों लोग। पायल मैडम ने ज्वाइन किया था एज अ ये अब क्या है? एबीपी। वेरी नाइस। एबीपी भी ऑपरेशन से बाहर है, सेल से भी बाहर है, ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी, सिर्फ एक्विजिशन मर्जर पे काम कर रही है और फंड रेजिंग काम कर रही है, डूइंग ओनली दैट थिंग्स। वेरी नाइस। नेक्स्ट, रियली गुड। हम लोगों ने, बताओ भाई। नेक्स्ट, ठीक है, तो उस समय हम लोगों ने डिवीजन कर दिया, तो मार्केटिंग सेल्स मैं देख रहा था। अब आजकल मैं मार्केटिंग सेल्स भी नहीं देखता हूँ, मैंने कहा ना मैं ग्रोथ की टीम में हूँ, ग्रोथ और स्ट्रेटजी की टीम उसको लीड कर रहा हूँ। मार्केटिंग सेल डॉक्टर रश्मि देखती हैं और उनकी दूसरी टीम देखती है साथ मिलके। तो मार्केटिंग सेल्स में भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे ऑफलाइन सेल मार्केटिंग सेल्स होती है, एक ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग सेल्स होती है। ऑफलाइन में B2B होता है, B2C होता है, दोनों में B2B होता है, B2C होता है, इसको इस तरह से हमने दोनों को डिवाइड कर रखा है। तो जैसे ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में हमारे कई सारे वर्टिकल्स होते हैं, जैसे एक होता है कैश पेशेंट जो वॉकिंग करता है, या इंश्योरेंस का पेशेंट होता है, TPA वाला होता है। तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ठीक है, अब अच्छा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं हाँ बोलो, समझ में आ रहा है। वर्टिकल है ऑफलाइन का, नेक्स्ट चलते तो उसमें कई सारे वर्टिकल हैं, कम्युनिटी आउटरीच है, ट्रेड है, गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे बढ़ाएंगे आपको गवर्नमेंट बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, रिटेल क्या होता है, तो वो हम लोग सब सारे वर्टिकल हमारे एग्जिस्ट। तो आपके क्या क्या वर्टिकल है? गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, PSUs है, ठीक है, ट्रेड एंड रेफरल सेल्स है, ठीक है, इसके अलावा वॉक-इन है, और चौथा है कम्युनिटी आउटरीच है, जो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हेल्थ कैंप करते हैं, टॉक्स करते हैं, तो वहाँ से भी। तो ये सारे सेल्स के आपने वर्टिकल्स बना रखे हैं? वर्टिकल्स बने, इनकी टीम बनी, उनके टीम के ऊपर टीम लीडर है और सेल्स कोऑर्डिनेटर बैठी हुई है। तो ये सब इसकी अलग अलग टीमें हैं? इनकी अलग टीम है, हर एक की डीप डिवीजन है बिल्कुल। तो ये PSU का अलग है, गवर्नमेंट का अलग PSU है? में भी अलग अलग है। PSU के अंदर जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए NDMC का अलग होगा, दिल्ली पुलिस का अलग होगा। तो दिल्ली पुलिस की अलग टीम बैठी है? अलग टीम बैठी जो वहाँ जाके बात करेगी, टाइप करेगी, वहाँ के कैंप्स कराएगी, एक्टिविटीज कराएगी। तो PSU में भी अलग अलग टीमें बिठा दी आपने? बिठा दी बिल्कुल। ना टीम धीरे धीरे बिल्ड होती है, बट हाँ कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर था जब हम काम कर रहे थे, बट उसको और डिफाइन कर लिया हमने और डीप डिवीजन कर दिया। हाँ, सब कुछ SSG से शुरू होता है, आप फिक्र मत करो। ओके नेक्स्ट। ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या कर रखा है, पूरा लीड जनरेशन कैंपेन अलग चलते हैं, ठीक है, अथॉरिटी बिल्डिंग के अलग चलते हैं, एजुकेशन के अलग कैंपेन अलग चलते हैं, अवेयरनेस के अलग चलते हैं, और उसके बाद जब लीड जनरेट होती है तो SU की टीम अलग है, SMO की अलग है, PPC की अलग है, व्हाट्सएप की अलग है, इनकी टीम ही अलग है। और इन सबसे जो लीड्स जनरेट होकर आती हैं उनकी लीड नर्चरिंग टीम अलग है, जो लीड नर्चर करती है, सिर्फ जो मार्केटिंग करती है। तो आप क्या क्या करते हो लीड जनरेट करने के लिए? SEO करते हो? तो लीड जनरेट करने के लिए 3 तरीके, एक तो ऑफलाइन लीड जनरेट होती है, एक ऑनलाइन लीड जनरेट होती है। ऑफलाइन जैसे हमने हेल्थ चेकअप कैंप्स करे, या OPD में हम लोग एक स्क्रीनिंग फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ से लीड्स निकल के आती हैं, या हमारे क्या नाम है अखबार में ऐड दिया, वहाँ से लीड्स आके, जो NBD जिनको बोलते हैं हम लोग। और कुछ ऑनलाइन लीड्स आती हैं, जैसे फेसबुक कैंपेन चल रहा है, या गूगल एडवर्ड्स चल रहे हैं, या इंस्टाग्राम कैंपेन चल रहा है, या ट्विटर पे या उस पर चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। तो उनसे जो लीड्स आती हैं वो लीड्स को हम जनरेट करते हैं वहाँ से, वो डायरेक्टली API से लिंक्ड है विद द CRM। तो वो मैं दिखाऊंगा ऑटोमेशन, एक्चुअली ऑटोमेशन, स्केलेबल ऑटोमेशन सर जो बताते हैं वो क्या होता है, कि वहाँ पे ऐसा नहीं तो लीड आ गई तो लीड किसी को वो डायरेक्टली CRM में जाएंगी, CRM से डायरेक्टली असाइन हो जाएंगी, जो सेल्स मैन है, जो कॉलिंग वाला एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है उसको असाइन हो जाएंगी, उसको कॉल के लिए पॉपअप आ जाएगा कि उसको कॉल करनी विदिन, उसका टैट निकालते हैं कितनी देर में लीड जनरेट हुई, कब लीड असाइन हुई। टैट कितना है? 30 मिनट्स 30 मिनट्स में हम लोग कॉल बैक कर लेते हैं जो भी लीड जनरेट होती है। और वो एडियर होता है? एडियर होता है, वो तो उसमें उसका KPI निकालते हैं, उसका KPI निकालते हैं उसका। तो वो हर लीड जितनी भी कॉल्स आती हैं 30 मिनट्स में उसको कॉल करना कंपलसरी है? कंपलसरी कॉल बैक जाना। नेक्स्ट। तो ये तो इससे फ़ायदे कहते हैं जो सर बताते हैं, तो हम हमारे यहाँ भी जैसे ये बहुत सारे लोग कहते हैं हेल्थ केयर में एप्लीकेबल नहीं है, तो जैसे
CRR बिजनेस है, तो CRR मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो पहले उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो CRR OTP, CRR OTP, ठीक है, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। तो पेशेंट। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं। आप पूछिए। नहीं, बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। और अच्छा, एक चीज, एक डिस्क्लेमर बताता हूँ, हम लोग सारा कुछ एथिकली नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं डिस्क्लेमर देता हूं, बट एक चीज समझ लो। एक सेकंड, सुन लो, एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो। एक बात मेरे को मालूम है, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, राइट। सिस्टम्स लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो हर हॉस्पिटल में चल रही हैं, यहां नहीं चल रही, यहां सिस्टम चल रहे हैं। जस्ट बिकॉज OTP लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको अगर X डिजीज है तो वाई के लिए इसको चेप दो। नहीं, मैं एक मिनट, ये सब नहीं हो रहा है यहाँ, ये नहीं हो, इसका ये सिर्फ इसका ये मतलब है कि यहाँ ये प्रोसेस लगा हुआ है, बट हो रहा है एथिकली। एथिकली सेल्स कैसे बढ़ानी वो बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ, सुन तो। अच्छा सुन लो, फोकस करो मेरे पे। अब अच्छा, एक मिनट कर रहे हो, अपना भी मेरा भी। अच्छा सुन लो, थोड़ा सीरियस हो जाओगे, विल लव इट। And I'm telling you, you will love it. आप ना, so everybody जो मैं shut up and बोलूंगा, listen. just correlate with your business, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो जो बहुत सारे जो ब्लाइंड स्पॉट है, खुल जाएंगे आपके कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा था, ठीक है। बी सीरियस फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, यू विल लव इट, ठीक है। हाँ लिख लो, मैं लास्ट में सारे सवाल बता दूंगा आपके। तो एक डिस्क्लेमर ये है कि हम लोग ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को, इंटरनेशनल जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हैं। हमारे SOPs बनी है डॉक्टर्स के लिए भी, कि अगर मलेरिया का पेशेंट आया तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, टाइफाइड का है तो क्या होगा, उसी को फॉलो करते हैं। तो देयर इज नो अनथिकल कोई चीज़ नहीं होती, सबके गाइडलाइंस बनी। मैक्सिमम क्लिनिकल पाथवेज बोलते हैं उनको, सारे डॉक्टर ट्रेंड है। दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय NABH इमरजेंसी हमारे पास है, NABH नर्सिंग एक्सीलेंस है, NABH डिजिटल हमारे पास है। मतलब क्वालिटी जो पैरामीटर दुनिया के हैं, इंडिया के, वो हाईएस्ट नंबर हमारे हॉस्पिटल में 5 NABH किसी के पास भी नहीं है, NABH हमारे पास है, ठीक है। तो जो भी करते हैं सब एथिकली करते हैं, बट एथिकली क्यों CRR OTP क्यों करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे डायबिटिक पेशेंट है कोई, वो हमारे पास फार्मेसी में आ गया, ठीक है। अब फार्मेसी में आ गया, वो एक बार आ गया, उसने मंथली मेडिसिन लेगी, अगली बार वो किसी और का मैसेज आया, उसने कहा कि 12% डिस्काउंट दे रहा हूँ, हम 15 दे रहे हैं, या कोई 10 दे रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनको कंटिन्यूस एंगेज रखते हैं, सो दैट कि वो हमारा लूज ना करें। तो CRR OTP में क्या करते हैं, जो डाटा आ गया, मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है या डायलिसिस का पेशेंट है, ठीक है, जो रेगुलर पेशेंट आते हैं, या वैक्सीनेशन वाला बच्चा है जो रोज हर महीने भर आना ही उसको आना है, तो उसको हम CRR OTP की हमने पाइपलाइन बना दी। उसमें उसको व्हाट्सअप जाएगा, मैसेज जाएगा, कॉल्स जाएंगी, ठीक है, कि आपकी ये ड्यू डेट है, इसको आपको आना है, वापस आना है। और बीच बीच में हमको एंगेज करने के लिए कुछ एजुकेशनल और कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स या वीडियोज, FAQs वो बना के भेजते रहते हैं। तो वो एक सब कॉन्शियस लेवल पे एक अथॉरिटी बिल्डअप रहती है, वो हमें भूलते नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, उसमें आपका हर अगर नहीं करोगे तो देयर विल बी 30% लीकेज इन दैट पाइपलाइन ऑल्सो। 30% लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली इंगेज नहीं करेंगे, बिकॉज इस समय इन्फॉर्मेशन का जमाना है, सबका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो दैट इज CRR OTP फॉर थायराइड पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, जितने भी क्रोनिक थायराइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है, CKD के पेशेंट्स हैं, या कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, वैक्सीनेशन के हैं, डिलीवरी 9 महीने की डिलीवरी है, या डेंटल कोई लंबा ट्रीटमेंट है। तो जो भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उनको पेशेंट्स को एजुकेट भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। हमारे यहाँ 15% डिस्काउंट दे रहे हैं फार्मेसी में, पता कोई हॉस्पिटल नहीं देता होगा। और स्टिल वी आर हैविंग EBITDA ऑफ 18% आवर फार्मेसी, बिकॉज अवर सेल हमारी बहुत आई है वहाँ पे, कि कोई हॉस्पिटल देता ही नहीं है। और उनको एजुकेट भी करते हैं, हर मंथ एंड पे 2 दिन पहले रिफिलिंग के लिए मैसेज चला जाएगा, उनको व्हाट्सएप चला जाएगा। पहले कितनी होती थी वहाँ पर सेल और EBITDA किसमें, फार्मेसी में? फार्मेसी में ग्रोथ हमारी ईयर ऑन ईयर वी आर गोइंग एट 46%। पहले कितनी थी सर? नंबर ध्यान, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मैं कह रहा हूँ ASP से पहले, इन सब से पहले फार्मेसी में तो हम डेली का रफली ₹1,00,000 करते थे, आजकल 3.5-4 लाख है। 3 लाख, 3 गुना सेल है हमारी। एक दुकान खाली एक दुकान से। तो दिस इज CRR OTP। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जितने दुकानदार बैठे हैं तो ये मत सोचो कि दुकानदारी नहीं है, यहाँ दुकानदारी भी है। यहाँ अब इनकमिंग NBD क्या है, जैसे मेरे गूगल मैप मेरा लगा हुआ है, तो लोग गूगल मैप से कॉल करते हैं, बहुत सारे नए कस्टमर जो आसपास घूमते हैं, उनको हॉस्पिटल सर्च करना होता है, नियर बाय हॉस्पिटल, वहाँ से आ रहे हैं। या जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट होकर आ रही है, फेसबुक कैंपेन से आ रही हैं, गूगल एडवर्ड से आ रही हैं, इंस्टाग्राम से आ रही हैं, यूट्यूब वीडियो से आ रही हैं, ठीक है। या कुछ लोगों ने ऐड देख लिया और वहाँ पर ऐड देखा, उन्होंने हमारा हेल्पलाइन नंबर देखा, उस पर कॉल कर दी।
बट अगर उस कॉल को हम कहीं कैप्चर नहीं करेंगे, उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, उसको ट्रैक नहीं करेंगे, उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उसको अवेयर नहीं करेंगे, तो वो आप अथॉरिटी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। हमारी रेटिंग जो है ना 4.7 रेटिंग है विद 18,000 गूगल रिव्यू, दैट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों को एजुकेट अवेयर करते हैं, इंगेज करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरह की। मैं जानता फोर्टिस मैक्स की भी नहीं है वो रेटिंग। तो अगर एनबीडी को भी आपने कैप्चर नहीं किया, जैसे सर बताएंगे ना कैप्चर शीट बोली होगी, तो हमारे यहाँ में आईबीआर के साथ ही सीआरएम लिंक्ड है, तो पूरा फॉर्म बना हुआ है। और उसमें भी हम नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं वो भी बताएंगे, एथिकली क्या करते हैं कि उसकी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, डॉक्टर बात करेगा उससे, पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, सो दैट हमारे डाटा में सेव हो जाएगी। अगली बार आएगा तो उसको बार बार बताना नहीं पड़ेगा क्या चीज़ आपको चाहिए। पेशेंट विल बी हैप्पी। और उस हिस्ट्री में कुछ निकल के आता है, वो मेरे लिए डायमंड्स निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए उसको गॉलब्लैडर स्टोन है, अब वो सोया पड़ा हुआ, उसको पता नहीं उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर है तो हम उसको एजुकेट करेंगे। और सेल्स बाई प्रोडक्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, सेल्स को अगर डायरेक्टली आप सेल करो कभी कुछ नहीं बिकेगा। अगर आपने एक बार अथॉरिटी बिल्डअप कर दी, आपने तोमर कर दिया, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल कि डालडा है, ठीक है, या कोको कोला है, ठीक है, या आपने जीरोक्स है, ऐसा कुछ, फिलिक्स है, हॉस्पिटल मतलब फिलिक्स, तो वो क्रिएट करने के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एजुकेट, अवेयर, और लोगों को मतलब दिल से ट्रीट करना पड़ता है। हमारे कोई आ जाता है तो हम गेट से बंदा सिम बना रखा है, हमने पिम बना रखा है, PIM, पेशेंट इंटरेक्शन मैप। जितने कनेक्शन पॉइंट्स हैं, हर कनेक्शन पॉइंट पे हम उनकी 5 सेंसेस को मैप करते हैं। लाइक कि अगर वो अंदर घुस रहा है वहाँ पे तो उसको विजन में क्या दिखना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए वहाँ पे, विजुलाइज साइनेज कैसे होने चाहिए वहाँ पे, स्मेल तो नहीं आ रही हॉस्पिटल में स्मेल आती है इसलिए लोग जाना नहीं चाहते हैं, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए उसका वहाँ पे, जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए। एक एक पॉइंट्स को हर कनेक्शन पॉइंट पे उसको मैप कर रखा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, उस कनेक्शन पॉइंट पे क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, गार्ड को क्या बोलना है, गार्ड कितना ओरिएंटेड है हमारे हॉस्पिटल के बारे में। पार्किंग, हमने वैले पार्किंग, हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं थी तो वैले पार्किंग स्टार्ट कर दी, बिकॉज जस्ट टू इंप्रूव पेशेंट एक्सपीरियंस। तो एक ही कोर वैल्यू हमारी है, दैट इज पेशेंट सेंट्रिसिटी, की पेशेंट की कोर वैल्यू, पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो मैं जो आपको बोल रहा था ये समझ लो कि दिस इज लाइक देव, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो पीपल हु वॉक आउट ऑफ दैट एंड देन दे कम बैक एंड टॉक टू मी एंड से वी वेंट टू फीलिक्स, दे से लाइक वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। दे ऑल जस्ट कम एंड से वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। ओके, सिस्टम आप बता दो, सिस्टम दिखा दो और हमें बता दो ये कैसे किया जाता है। NBD CRR समझ में आ गया आपको? अब NBD CRR क्या होता है आपको, CRR से NBD कैसे कर लेते हो अब मान लो। तो हमने क्या कर रखा, जो पाइप डाटा, जो इंटरनल डाटा कलेक्ट, हमारे पास लगभग 15-20 लाख का डाटा पेशेंट जो हमारे पास जो ट्रीटेड पेशेंट है, हैप्पी पेशेंट 15 लाख हमारे हैं। हैप्पी अच्छा एक सेकंड, सो फॉर एग्जांपल अब अगर आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब हैं और हॉस्पिटल है, नॉर्मल आप लोग सब मुझे क्या बोलते हो 90% ऑफ द टाइम NBD CRR हमारे यहाँ तो लगता नहीं, हम तो डॉक्टर हैं। आप बोलोगे हमारा यहाँ CRR OTP तो लगता नहीं, हम डॉक्टर हैं, यस, और यही बोलोगे। तो जहां जहां आप मेरे को बोल रहे हो कि हमारे यहां नहीं लगता, प्लीज गो एंड लुक एट इट वंस अगेन, बिकॉज आप वहां पर बहुत बड़ा रेवेन्यू और गड्ढा छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग बंद है। क्योंकि आप बोलोगे NBD CRR पेशेंट साथ ये कैसे करूं, पेशेंट के साथ, पेशेंट आएगा, ट्रीट होगा, चला जाएगा, खत्म, तो आप छोड़ देते हो उसको। सारी दुकानदार सोचो। तो NBD CRR हम लोग कैसे करते, डाटा हमारे पास बहुत सारे 15-20 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं, उन सबकी डेमोग्राफी और साइकोग्राफी डाल के हमने मैप कर दिया, पावर BI लगा के उनकी पाइपलाइन बना दी कि इस डेमोग्राफी, इस साइकोग्राफी के साथ वो पेशेंट हमसे क्या परचेज कर रहा है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, जो शेयर दूसरा शेयर जो नहीं परचेज कर रहा है, जो चीज़, जैसे मान लीजिए 20 से 40 साल की अगर लेडी आ रही है मेरे पास और गायनी में दिखा रही है, बट वो स्किन में नहीं दिखा रही है, डेंटल में नहीं दिखा रही है, फिजियो नहीं करवा रही है हमारे से, मेडिसिन नहीं ले रही है, लैब नहीं ले रही है, हेल्थ चेकअप नहीं ले रही है, तो दीज आर क्रॉस सेल भी कह सकते हो उसको। और जो वॉलेट शेयर है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं उस पेशेंट्स का, बिकॉज उसको हो सकता है हमारे बारे में पता ही नहीं हो, हमारे पास दूसरी सर्विसेज हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारे पास है, कार्डियोलॉजी हमारे पास है, डायबिटोलॉजी, और खाली उसके पास नहीं, बाकी उसके फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर मान लीजिए एवरेज टिकट साइज हमें 2200 रुपये दे के जा रही है, ठीक है, कंसल्टेशन प्लस मेडिसिन प्लस लैब और रेडियोलॉजी मिला के, तो हमारे पास मुझे पता है कि 5600 का स्कोप है सिर्फ OPD ट्रीटमेंट से। अगर वो अदर सर्विसेज अवेल कर लेती है तो हमें उसको एजुकेट करना, अवेयर करना थ्रू आवर दिस पाइपलाइन। उसकी बेस्ड ऑन मान लीजिए 20 से 40 साल वाली है तो उसको हम लोग कैटरेक्ट नहीं भेजेंगे मैसेज, 60+ वाले को कैटरेक्ट मैसेज जाएगा, 60+ वाले को जॉइंट रिप्लेसमेंट का मैसेज, आर्थराइटिस का मैसेज जाएगा। हम आर्थराइटिस में भी सेल नहीं करेंगे, हम आर्थराइटिस बताएंगे, आर्थराइटिस क्या होती है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, आर्थराइटिस ना हो उसके लिए कैसे बचाव करें, हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करें। आप समझ रहे हो, बेचना है ही नहीं आपको, सिर्फ अथॉरिटी क्रिएट करनी कि जब उसे हार्ट अटैक हो तब आपकी याद आए और किसी की याद ही ना आए। अगर वो आपने क्रिएट कर दिया तो फिर आप हमारे पास गुड़गांव से पेशेंट्स आते हैं,
हाँ सीरियसली, लेकिन होगा तो है, ये तो फैक्ट है, कुछ लोगों को तो होगा ही होगा। अगर ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, हम सबको ही होगा। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो होगा, बट आप सोचो कितनी बड़ी हम सोशल अब ये सर्विस कर रहे एक हैं। मिनट प्लीज क्लियर दिस, ये हॉस्पिटल है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है। नहीं आयुर्वेदिक सेंटर होता तो हाँ भाई तेरा हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए भाई, अब आ गया तो तू या तो फिलिक्स जाएगा या फोर्टिस जाएगा, नहीं, कहीं तो वहाँ- जाएगा, तो वहाँ भी फोर्टिक्स आता है। मत जा, मेरे पास आ जा। मैं वही कह रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो हमारे पास जो पेशेंट है उसको कितना फायदा हो रहा है, आप सोचिए ना कि हम लोगों को सर्विस कितनी बड़ी कर रहे हैं कि आप आए हैं मेरे पास, आपकी बेस्ड ऑन योर फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आपकी जो पैरामीटर्स हैं, आपकी ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसके बेस पे मैंने AI टूल लगा रखा है कि उसके बेस पे क्या प्रेडिक्शन हो सकती है फ्यूचर में, 5 साल में क्या बीमारियां हो सकती हैं, और उसके लिए आप क्या लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप दवाइयाँ ले सकते हैं, आप डाइट वेट कम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं, आप समझ रहे हो। खाली ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं बात करते, तो हमारा विजन ही अलग है इसीलिए। सो आप लोग सब एक बार देखो कि आपके यहाँ भी CRR OTP है, NBD CRR है, आपको निकालना पड़ेगा। आप बैठ के सोचे नहीं हो कि NBD CRR कैसे हो सकता है मेरे यहाँ, ये समझो। ये यहाँ ये क्वेश्चन मत करो, ये कि वो क्वेश्चन करना है 1 to 1 कर लेना। आप ये सोचो कि ये वाली चीज़ मेरे यहाँ नहीं लगी है क्या, मेरे यहाँ लगी है क्या, अगर लगी है तो ग्रेट, नहीं लगी है तो कैसे लगाऊं और कहाँ कहाँ लग सकती है। हाँ जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव मेडिसिन करके और क्यूरेटिव के लिए जितना कम हो, कि फ्यूचर ना दुनिया का चेंज हो रहा है। अभी जो इंडिया का बजट है वो 80% क्यूरेटिव पे जाता है, नहीं बता रहा हूँ सर, और 20% जाता है उस पर। वेस्टर्न में 60 उल्टा हो गया है इसका, और इंडिया में कुछ दिनों बाद उल्टा हो जाएगा। तो अगर आपको फ्यूचर में सर्वाइव करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑल्सो, हेल्थ चेकअप, इन सब पे काम करना चाहिए। तो इसलिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कुछ हमारे लॉस CRR में एक और कैटेगरी सर बताएंगे, शायद इसमें लिखा नहीं मैंने, लॉस क्लाइंट होते हैं कि मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट था, पहले आपके यहाँ आ रहा, तब चला गया, हो सकता है वो नाराज हो गया हो सकता है वो डॉक्टर नहीं मिला उसको, हो सकता है कभी टाइम पे मेडिसिन नहीं मिली हो सकता है नहीं, अब वो तो अलग बात है। अरे फोकस ऑन द साइंस यार। हो नेक्स्ट, सकता है वो किसी और जगह, तो उस डाटा को भी 3 महीने में निकाल के उस पर इंगेज करना, उनको एजुकेट करना, उनको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ एजुकेट करना, इंगेज करना है। अगर उनको जरूरत होगी तो दोबारा आ जाएंगे, कुछ ऑफर दे देना है। तो इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं CRR में, क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम एजुकेट, अवेयर एंड लीड जनरेशन करना, इसका भी रेशियो होता है। और जो NBD होता है उसमें हम सिर्फ एजुकेट और अवेयर करते हैं, नए लोगों को हम कुछ पिच ही नहीं करते। एजुकेट अवेयर, एजुकेट कम से कम 6 महीने 3 महीने, जब तक वो हमारे लिए वो काउंसल ना हो जाए, देन वो हमको लीड जनरेशन ऑफर है, फ्री ऑफ OPD है, डिस्काउंटेड OPD है, फ्री इको है, या डिस्काउंटेड हेल्थ चेकअप पैकेजेस हैं। तो हमारे, आप भी मानोगे, नॉर्मली जो हमारे जो बिग साइज टिकट साइज होता है वो होता है IPD का, इंडोर पेशेंट्स का। इंडोर पेशेंट जब भी आएगा जब वो 3-4 बार आपकी सर्विसेज को अवेल कर लेगा। तो हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, एक बार आके अस्पताल विजिट करें, अपना हेल्थ चेकअप कराएं, OPD में कंसल्टेशन कराएं, 2-3 बार और आएं, लैब कराएं, फार्मेसी लें, जब लगेगा एक्सपीरियंस देन दे विल कम फॉर IPD ऑल्सो। ओके, अब आउटगोइंग NBD कैसे करते हो आप? आउटगोइंग NBD कैसे करते हैं? B2B में कैसे करते हो? B2B में करते हो? हाँ बिल्कुल B2B में करते हैं। तो आउटगोइंग NBD B2B में कैसे होती है कि बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं छोटे, जिनके पास कैथ लैब नहीं है, जिनके पास डायलिसिस नहीं, जिनके पास ICU नहीं है, NICU नहीं है, तो वो मेरे क्लाइंट हैं। डॉक्टर्स हैं जितने भी क्लिनिक्स चला रहे हैं, सेंटर्स चला रहे हैं, वो हमारे B2B क्लाइंट्स हैं। तो उनका डाटा हमारे पास है, तो उनको व्हाट्सअप मार्केटिंग सैंपल भी दिखा देंगे, बहुत सारे अच्छे मैसेज हैं, ठीक है। तो उन ग्राफिक्स का उनको मैसेज आता है कि बी वांट टू बी ग्रोथ पार्टनर, ठीक है, आपको ये फ़ायदा है हमारे साथ मिलके, ठीक है, ये प्रोफेशनल फीस है, ट्रांसपेरेंट और पहले हम पेशेंट का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की ये रेटिंग है हमारी, ठीक है, ये क्वालिटी पैरामीटर्स हमारे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट है, और साथ में आपको जो भी हमारा प्रोफेशनल चार्जेस जो मिलते हैं वो डॉक्टर विजिट करता है, उसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी है। तो इस तरह B2B में कैटेगरी वाइज कि गायनी की अलग है, फार्म उसकी पीडियाट्रिशियन की अलग है, ऑर्थो की अलग है, सर्जन की अलग है, ऑन्को की अलग है, हॉस्पिटल्स की अलग है। तो इस तरह B2B की पाइपलाइंस भी हैं, जो B2B में जो ट्रेड और रेफरल वाले डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, और दूसरे B2B में कॉर्पोरेट्स बहुत सारे हमारे होते हैं। HR एडमिन जैसे आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका डाटा हमारे पास होता है, तो उनको हम मेल करना, व्हाट्सअप करना, फिर फॉलोअप करना, उनको तो पूरी पिच है स्टार्टिंग में कि पहले मेल भेजाएगा, फिर प्रपोजल जाएगा, फिर फिजिकल बंदा मिलने जाएगा, फिर नेगोशिएशन होगी, फिर क्लोजर होगा, और उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं कि फ्री हेल्थ चेकअप्स देने हैं उनको, या उनको मेडिकल रूम चाहिए। तो ये इतने सारे जो आपके वर्टिकल्स हैं, ये सारे वर्टिकल्स फिर ये सेल्स MDO चलाता है, कौन चलाता है?
सेल्स एमडीओ चलाता है सर। अब तो एमडीओ का नाम ही एमडीओ मिक्स हो गया सर। वो ठीक है, अब सेल्स एमडीओ कैसे काम करता है, ये सिस्टम कैसे चलता है, ये तो अभी आपने एक स्लाइड खोल के दिखाया बस अभी तक। दिखाना है कुछ। तो एमडीओ कैसे काम चलता है, जैसे ऐसा हर 4 सेल्समैन के ऊपर है, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर एक सेल्स कोऑर्डिनेटर रहती है। हमने इसको डिपार्टमेंट सर सेल्स एमडीओ ना करके इसको इनसाइड सेल का डिपार्टमेंट बोल दिया, इसको इनसाइड सेल बोलते हैं हम लोग, इनसाइड सेल्स। तो इनसाइड सेल्स में वो बैठते हैं, उनके ऊपर उनका एक हेड रहता है। तो जितना डाटा है उन डाटा को, जितना जैसे B2B क्लाइंट्स हैं हमारे, मान लीजिए कॉर्पोरेट्स बैठे हैं सारे आप, अब कोई किसी के पास 100 एम्प्लॉय होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के 500, किसी के 1000 होंगे, लोकेशन बेस्ड होंगे, तो उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, ए कैटेगरी है, बी है, सी है। उसको हम डाटा को CRM के अंदर डाल देते हैं। CRM का ऐप उसके फ़ोन में है, और CRM में कैटेगरी जैसे डालेंगे, हमने फिक्स कर रखा है कि ए कैटेगरी वाले से हफ्ते में 2 बार में 1 बार मिलना है, बी से हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार मिलना है, और सी से महीने में 1 बार मिलना है। तो उससे क्या होगा, कैलेंडर उसका लिंक्ड है, उसको मैसेज जाएगा, मेल जाएगा, अगले दिन का कैलेंडर शाम को उसको मिल जाएगा कि अगले दिन आपसे मीटिंग कैसे करनी है। तो ये उसके हिसाब से सारे सेल्स के लड़के सारा काम कर देते हैं। दिखाऊँ, अगर देखना चाहोगे, किसी को देखना है हाँ दिखा सकते हैं, तो ये दिखाएगा, हमारा कुछ दिखाएगा। टीम स्किल टीम चाहिए आपको। आप आइडिया दे सकते हो, आप खुद बनाओगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। आइडिया आपको जैसे इंसाइट होनी चाहिए ना कि कैसे इम्प्लीमेंट। AI की वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो मैं AI की वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो AI में देखता हूँ क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। वर्कशॉप करके सोचना इंप्लीमेंट क्या करना, आइडिया क्या करना, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा, और एक स्किल टीम हायर करनी पड़ेगी। हाँ, तो शुरू में ऐसा होगा, वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन नन, ठीक है। हमने भी वर्जन 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी वर्जन 5 है, हम कुछ नहीं करते। मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, मैं फैक्ट बताऊँ ना, ये सारी स्लाइड पायल ने बनाई है, ठीक है। ये सब इनको अब तो मुझे इतना, आपको पता क्वालिटी चेक करोगे मेरी, अभी देखिए हिल जाएंगे आप लोग। जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट T&D में 6 लोग हमारे बैठे हैं, 6 लोग T&D में बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग के लिए पूरा स्टूडियो बना हुआ है, 5 स्टार, जो किसी न्यूज रूम का स्टूडियो को अच्छा स्टूडियो बना हुआ है, जो मेरे वीडियोज वहाँ शूट होते हैं, हमारे डॉक्टर्स के वीडियो शूट होते हैं, जो एजुकेशन अवेयरनेस के लिए करते हैं। तो क्वालिटी इतना होगा, उसके लिए वीडियो एडिटर अलग से बैठा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर अलग से बैठा हुआ है, कंटेंट राइटर अलग से बना हुआ है, स्क्रिप्ट कौन बनाएगा, उनकी टीम पूरी बैठी हुई कंटेंट राइटर्स की। तो आप इतना प्रोफेशनली कर रहे हैं। और जो क्वालिटी वाला है ना, उसकी वो फ्लोर हाइजीन, मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी मुझे पता भी नहीं है, अभी दिखाऊंगा 2-3 स्लाइड। अब वो सारे एक चीज़ निकाल रहे थे कि अगर आप इस समय उसने फ्लोर हाइजीन किया तो कितने लोग खाना खा रहे थे, कितने लोग बात कर रहे थे, किस लोगों की टोन अच्छी नहीं थी, किसकी ओपनिंग अच्छी नहीं थी, किसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, किसका इंथुजिज्म अच्छा नहीं था, किसी ने ड्रैग नहीं किया, किसी ने पिच नहीं किया, वो सारे पैरामीटर्स नाप लेते हैं सब। हाँ NPS भी नापते हैं, बिल्कुल। NPS बताइए नापते कैसे नापते, पहले बताइए। 2 साल पहले क्या दिखा रहे हो तुम? ये क्या है? हाँ। कहाँ दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो बताओ? पूरा 2 साल में किया सर आपने? नहीं, कुछ तो मैंने BMP से स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा वर्जन 1 जो सर ने बताया था ना कि एक सेल्स कोऑर्डिनेटर रख लो, टीम डिवाइड कर दो, तो वो मैंने उतना तो पहले स्टार्ट कर दिया था। बाद में उसमें ये तो मैं बता दूंगा, छोड़ आजा, मैं तुझे तो लाइव दिखा रहा है ये तो मैं बता दूंगा इसमें क्या है, ठीक है। जैसे 4 बंदे तो हैं। एक मिनट, एक डिस्क्लेमर पहले, आप गूगल शीट्स बनाते नहीं हो? अब गूगल शीट्स की बहुत कम जरूरत पड़ती है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको गूगल और टेक्नोलॉजी पे आपका नहीं है, मुझे आता ही नहीं है सर। So, मैं ये क्लियर मेरी हैपिंग नहीं आता, आप समझ रहे हो? अगर मुझे आता हो तो मेरा दोस्त है वो रंजीत से मुझे यहाँ भेजा है, वो उसी में लगा रहता है, उसे यही वर्जन 2 वर्जन 3 उसी को इम्प्रूव, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करता रहता है कि मैंने ऐसा प्रोसेस बना दिया। तो उसमें क्यों जाओ जो आपका काम नहीं, दैट इज नॉट योर फोर्टे। ये बड़ा जरूरी है, समझ लो कि जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो एक हैंडीकैप बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो सारा दिन टेक्नोलॉजी के अंदर घुस जाता है, वो साइंस और साइंस आगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये सारा, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, या कुछ और करना है, या कुछ और देखना है, वो चैप्टर ही चालू नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, मैं टीम को बिठा देता हूँ, साथ बैठ जाता हूँ कि भाई ये देखना है, ये करना है आपको। जैसे AI की वर्कशॉप चल रही है, ये देखनी है आपको, और साथ में ये चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखानी है मुझे, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई हेल्प चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए। अब तो मैं उससे भी आगे आ गया हूँ, अब तो मैं बिल्कुल बाहर हो गया। ग्रोथ और स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, सिर्फ एक्विजिशन देख रहा हूँ, और फंडिंग, फाइनेंसिंग और न्यू प्रोजेक्ट देख रहा हूँ।
तो मैंने तो कह दिया मैं लाला हूँ, प्रमोटर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। HOD आ गए सारी जगह, फंड मुझसे ले लो, फंड में मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी, फंड सारा एलोकेशन बजट जो हर साल बजट बन जाता है, बजट रोल आउट हो जाता है जो आपको चाहिए, बट मुझे उससे आगे कोई मतलब नहीं है, आपका डिपार्टमेंट आप जानो। तो दैट इज डीप डिवीजन ऑफ लेबर, जो अगर आप सर के हिसाब से करोगे तो विल लव इट। हाँ, but please हमारे यहाँ जो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें एक पहला बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें पहले बॉक्स में डाटा सेंटर है, जितना डाटा आता है वो डाटा सब वहाँ पे आता है। डाटा में सारा डाटा सिंक होगा, डाटा स्टोरेज, डाटा सेग्रीगेशन, डाटा सेफ्टी, डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से होगा। फिर वो जाके जाएगा कि वो टीम के पास जाएगा, SEO की टीम के पास जाएगा, मतलब PPC के पास जाएगा, या कॉल सेंटर की टीम के पास जाएगा। तो वो टीम अलग अलग, SEO की अलग टीम बैठी हुई है, PPC की अलग बैठी हुई है, या उसकी फेसबुक की अलग टीम बैठी है, व्हाट्सएप की टीम अलग बैठी हुई है, ग्राफिक डिजाइनर की टीम बिल्कुल अलग बैठी हुई है, एडिटर की, कंटेंट राइटर की टीम अलग बैठी हुई है, कॉल सेंटर इनकमिंग का अलग है, आउट गोइंग का अलग बैठा हुआ है, कॉल जिसको क्या बोलते हो, कनेक्ट सेंटर, कॉन्टेक्ट सेंटर। कॉल सेंटर में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 42 लोग बैठे कॉल सेंटर में, इनकमिंग और आउटगोइंग मिला के। हाँ, और ये पहले थे डॉक्टर साहब? नहीं, जब आपने ज्वाइन किया था पायल मैडम, थे ये लोग? कोई कॉल सेंटर नहीं था? तब वो हम लोग हमारे इमरजेंसी रहती है ना हॉस्पिटल्स में, तो 2-3 लोग तो आपको बिठाने ही पड़ते हैं, 2-3 लोग हॉस्पिटल के अंदर ही बैठते थे, वो जो इनकमिंग कॉल्स आती थी उनको रिस्पॉन्ड करते थे एक्चुअली। वो मेडिकल ज्यादा था? हाँ, मेडिकल ही था, वो मेडिकल ही था। अब ये सेल्स वाला है। हाँ, अब वो भी आ गया यहाँ पे, उसको भी मॉडिफाई कर दिया, मतलब उसको भी हम कैप्चर करते हैं। बल्कि होता ना बहुत बार कि आपने फ़ोन किया सर में दर्द है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, बीवी ने हड़का दिया कि चल सर दर्द हो रहा है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, बट आपने फ़ोन कर दिया, फ़ोन उसने डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक है दिखवाते हैं, फिर आपका मूड चेंज हो गया, जब तो नहीं दिखाना, छोड़ सर दर्द ठीक हो गया। अब मेरा बंदा आपको फॉलोअप करेगा, व्हाट्सअप जाएगा आपको, मैसेज जाएगा आपको, ठीक है, कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, ठीक है प्लीज़ आ जाएं। आधा घंटे पहले भी, जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो उससे पहले भी जाएगा। फिर जब दिखा लेंगे, जैसे पर्चा निकलेगा प्रिस्क्रिप्शन, उसमें 6 लीड निकलती हैं, लैब निकलती है, फार्मेसी निकलती है, रेडियोलॉजी निकलती है, क्रॉस कंसल्टेशन निकलता है, सर्जरी प्रोसीजर निकलती हैं। अब ये एथिकली है ना, अब समझ रहे हो, तो उसको CRM में कैप्चर करते हैं, CRM में कैप्चर करते हैं, और CRM के थ्रू कितना कन्वर्जन रेट है, प्रिस्क्रिप्शन से कन्वर्जन वो भी निकलता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप ना इसको अंडरस्टैंड एज अ साइंस। कोई बोलेगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास OPD का पेशेंट आया, अब इसके बाद कन्वर्जन रेशो क्या निकालूं? बट कन्वर्जन रेशो है। ऐसे ही आपके सिस्टम्स में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोलते हो भाई पेशेंट आया, ये OPD का पेशेंट था, अब मैं क्या करूं? OPD का पेशेंट आया, इसने डॉक्टर मिला और चला गया, दिखा रहे हो, बट इसके बाद इसको अगर 4 टेस्ट और चाहिए तो ये बाहर से करवा रहा है, 6 दवाइयां चाहिए बाहर से ले रहा है। आप मानोगे नहीं, BNMG का मॉडल पता क्या है? वो जो पूरे जितने मीडियम साइज हॉस्पिटल खा गए उनको बैठ के, उन्होंने सबकी फार्मेसी ले ली, उन्होंने दिखाया कि स्टडी करके कि आपके यहाँ जितने डॉक्टर लिखते हैं उसमें सिर्फ 40% आपके यहाँ मेडिसिन लिखते हैं, 60% वो जाके बाहर लेते हैं। और जो मैं यहाँ पे अपने CRM लगाऊंगी, अपने बच्चे वहाँ खड़े करेंगे, और उसकी वजह से मैं कन्वर्जन रेट आपको 85-90% तक ले जाएंगे। हमारा 90% ऑलरेडी हमने कर दिया, उनके बिना कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बना दी, $1 बिलियन कंपनी है BNMG, बताओ आप लोगों को, एक सिंपल मॉडल पे। वेरी नाइस। अभी मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये हो क्या रहा है? हैंडेड ओवर सेल्स ऑपरेशन टू सेल्स कोऑर्डिनेटर, तो पूरा सेल्स ऑपरेशन सेल्स कोऑर्डिनेटर के तो पास ये चला गया? ऑटोमेशन में है, मतलब एक होता है ना सेल मैनुअल नहीं, पहले तो आप मैनुअल स्टार्ट करोगे, आप सफल करो, जब CRM आ जाएगी, IVR आ जाएगा, या जो आपका CRM बहुत अच्छी होगी, CRM आपके ERP से मैच कर जाएगी, CRM आपके HIS से मैच कर जाएगी, CRM आपके HRMS से भी मैच कर जाएगी, इवन अप्रेजल सिस्टम इससे लिंक हो गया हमारा। हम लोगों ने HRMS को भी CRM से और जो ERP उससे लिंक कर दिया है, तो जो KRA और KPI वहीं से कैलकुलेट होकर उसके अप्रेजल सिस्टम में चले जाएंगे। तो आपको दूध का दूध, अच्छा, पानी का पानी। हाँ, बट ये दिखाओ इसको आगे, और आप कैसे चलाते हो? तो शेड्यूलिंग उसके थ्रू उसको मैसेज आ रहे हैं कि आपका कैलेंडर ये है, आपको आज यहाँ मिलना है, इसके मिलना है, तो और उसमें MOM जाता है। मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आज मिल के गया मैं डॉक्टर से, और मान लीजिए कल को वो नहीं जा पाया, कोई किसी और को जाना है, तो उसमें आज मिलने वाले सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग डालेगा, उसमें नेक्स्ट मीटिंग वहाँ से स्टार्ट करेगा, अगली बार जाएगा तो कॉर्पोरेट से मिलने जाएगा। 1 मिनट ऊपर जाना, नहीं CRM पे वो हमारा लीड स्क्वायर है हमारे पास। अरे बट ये तो सारा ये गूगल पे ही, किस पे? लीड CRM पे, CRM की रिपोर्ट है सर, ऑल CRM रिपोर्ट है ना, लीड स्क्वायर CRM तो बहुत सारी अच्छी है। एक सेकेंड, सेल्स फोर्स है, जो हो है, गूगल, किसी पे भी कर सकते हो। ये गूगल शीट नहीं है? नहीं, गूगल शीट नहीं है सर, अभी तो अब तो हम पावर BI पे आ गए सर, पावर BI, इसके बाद पावर BI। अरे ये तो गूगल शीट है। अच्छा, ये डेटाबेस है, डेटाबेस को वहां से डाउनलोड करके गूगल पे डाला हुआ है। वेरी गुड। जब आपने शुरू किया था तो आपने किस पे किया था? गूगल शीट पे।
So first everything starts with Google Sheet. Why? नहीं, because when you make changes, you cannot make, it's difficult to make changes to any ERP kind of a thing. पहले गलतियां कर लो, ठीक कर लो, उसको सही कर लो, उसको एडवांस कर लो, उसको मैच्योर कर लो, और उसके बाद जिस पे जाना है चले जाओ. ओके, लेट्स गो आगे. चलो, ये क्या है? ये मंथ ऑन, जैसे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका डाटा, कितनी प्लान मीटिंग थी, कितनी एक्चुअल हुई, कितना KPI था, कितना उनका वर्चुअल मीटिंग कितनी करी, नंबर ऑफ टोटल मीटिंग कितनी करी, टोटल क्लाइंट्स कितने मिले, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी लीड कन्वर्ट करी, कितना उनका एवरेज टिकट साइज था, कितना रेवेन्यू किया, वो सारा उनके KPIs निकाल लेते हैं. सो ये सारा सेल्स ऑपरेशंस MDO के पास चला गया और इंटरनल ट्रेनर के पास चला गया, और बाकी सब ये लोग लड़के सर्व जा जाके मीटिंग कर रहे हैं, प्योर फेस टाइम. नहीं दिखेगा नहीं, डाटा बहुत सारा मर्ज है इसमें. मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या. जैसे इसमें क्या है पायल, बताना है वाली कौन सी सीट है? खोल दे जरा 549 नीचे वाली खोलना, लिंक खोल दे इसका. क्या? हाँ, मैं हूँ उसमें. हाँ, ये वाला अब दिख रहा है आपको लिंक? एक मिनट, इसको जरा जूम इन कर लो. इसको जूम इन करके फिर लेफ्ट टू राइट कर दो. मंथ का प्लानिंग कितना, प्लान नंबर, एक्चुअल नंबर, KPI और जूम कर लो थोड़ा. हाँ, अब आपको ये दिख रहा है. सो दिस इज, आप बता दो डॉक्टर अब साहब. जैसे किसी को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करने हैं, टाइप किसी को देना है, तो उसके प्लान थे, मैंने 20 थे, उसने 23 कर लिए. प्लान 20 थे, 14 करे किसी ने, तो टाई अप करके प्लान एक्चुअल निकालते हैं उसका. ठीक है, उसने कितनी सेल्स जनरेट करी, उसका KPI कितना नेगेटिव था. ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग्स पर मंथ कितनी होनी चाहिए, एवरेज कितनी करी उसने पर मंथ में, नंबर ऑफ प्रपोजल सेंट, नंबर. एक सेकंड, ये थोड़ा धीरे करके बता दो यहाँ से. तो ये आप हर, ये सेल्स फनल है एक्चुअली. आप हर सेल्स वाले का ये पूरा मैप कर रहे हो. फनल है. जैसे ये B2B का है, जैसे कॉर्पोरेट में सारे आप लोग बैठे हो, मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, तो मुझे मेरा मंथली, मुझे मालूम है कि 10 मीटिंग रोज कर सकता हूँ, तो मेरी मंथ की लगभग 250 मीटिंग होनी चाहिए. प्लान मीटिंग एक्चुअल कितनी करी, कितनी लीड जनरेट करी. अब मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, अगर मेरे टारगेट ऑडियंस ठीक है, आइडियल कस्टमर मेरे पास है, तो मेरे पास लगभग 60-70% लीड जनरेट होनी चाहिए. दैट विल बी प्लान. उसके कितनी जनरेट करी, कितने लीड्स को उसने प्रपोजल भेजा, मेल पे, कितना फिजिकल भेजा, कितना मीटिंग करी, प्लान एक्चुअल. सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ाना पहले. प्रपोजल कितने नेगोशिएशंस करे, कितना कन्वर्जन रेशियो निकाला उसका, फिर एवरेज सेल क्या थी उस पे, कितने हेल्थ चेक. वापस जाओ कन्वर्जन रेशियो से पहले, वापस जाओ थोड़ा. तो कितनी लीड आई, उसके बाद कितने प्रपोजल भेजे, उसके बाद कितनी नेगोशिएशन हुई, उसके बाद क्या कन्वर्जन रेशियो हुआ, एवरेज रुपी सेल टारगेट. आगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, नेट प्रॉफिट. तो ये सारा का सारा हर सेल्समैन का निकलता है. एवरी सेल्समैन, बिल्कुल उनको पता भी है. एवरी वीक. ये मतलब कुछ चीजें हम वीक में देखते हैं, कुछ मंथ में देखते हैं. सारा तो ये वीक में देखते हैं, ये मंथ में देखते हैं. एंड पे ये वाला ओके. बिल्कुल, हम लोग, हमारे सारे बंदों को पता है हमारा कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, सब पता है उनको. एवरीबडी नोज, फ्रॉम पियोन से लेके. मैं खुद बोलता हूँ, विजन क्रिएशन वर्कशॉप उनके साथ क्रिएट करता हूँ, तो आई टेल देम कि लास्ट ईयर का क्या था नंबर, नेक्स्ट ईयर क्या था. सबको पता है, इनको सबको पता है. एवरीबडी नोज. इस मंथ का प्लान कितना था, कितना अचीव किया था. इस मंथ का प्लान हमारा 20 करोड़ का था, वी अचीव्ड अराउंड 16.5 करोड़. तो दे नो दैट देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 3.5 करोड़. अगर उनका विजन आपके विजन से अलाइंड है, तो दे विल पुट एफर्ट्स. अगर आप बताओगे नहीं तो एफर्ट्स क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो. तो वही चाहिए होता है नेक्स्ट स्लाइड. डॉक्टर साहब, वही चाहिए होता है, वही चाहिए होता है सर, विजन से अलाइनमेंट. विजन से या सेल्स वालों को अलग अलग इंसेंटिव देने पड़ते हैं, या उसका हर 3 महीने में पैसे दो. इंसेंटिव हम कैश में इंसेंटिव नहीं देते नॉर्मली. जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उनको गिफ्ट दे देना, पार्टी करवा देना, कुछ इस तरह का टूर कहीं भेज देना, डिनर वगैरह पे मूवी टिकट दे देना, ये सब तो करते हैं. वेरी गुड. ये PSU ट्यूब में, हाँ जी, जो जाके PSU को बेचती है गवर्नमेंट्स को बेचती है. गवर्नमेंट से टाइप जो होते हैं हमारे, उनके लिए सेम वैसे ही है. ये हमारे इस तरह दिखाना, वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं आपको, जो हमारे यूट्यूब के वीडियो बनते हैं वहाँ पे, जो स्टूडियो के अंदर बनते हैं. तो आपने स्टूडियो हॉस्पिटल में बना रखा है, कॉर्पोरेट ऑफिस. मतलब IMD ने चेतावनी दी है कि जो इस साल की गर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, और हीट वेव का जो कहर है स्पेशली मई जून के महीने में, वो 2 गुना तक हो सकता है. मतलब जो नॉर्मली हीट वेव है वो 5 से 7 दिन या 8 दिन रहती थी, वो 10 से 15 दिन से ज़्यादा भी रह सकती है. तो आज हम बात करेंगे हीट वेव की, इसके क्या कारण हैं, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिवेंशन हैं और क्या ट्रीटमेंट है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ये सब आपने अपने स्टूडियो में शूट किया. हाँ, एक दूसरे डॉक्टर दिखा देंगे किसी का.
अब सारे डॉक्टर्स आते हैं, इनका स्टूडियो का रोस्टर बना हुआ I है। am Dr. Anshumala Sinha. I am a senior consultant physician at Felix Hospital, Noida. Friends, today I am going to talk about adult immunization. So this topic is because I feel there is less awareness about adult immunization. Many people think that vaccination is only for kids. Very Even nice. if they know about vaccination, a majority of the So adults can are- your team also make videos? Operations guys? So great. So one thing that we left out was that the team can make videos. So operations वाले जो specialize करते हैं उनको वीडियो बनाओ और उनको YouTube पे डालो, वो लोगों की भी वाह हो गई। और वो लोग आपसे बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। आप 5 वीडियो बना सकते हो, वो 100 बना देंगे। उनको वीडियो पे एक बार बिठा तो दो। पेशेंट की सक्सेस स्टोरी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सब इस तरह वीडियोज में बनते हैं, उनको फिर हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू क्या बात है, मतलब मजा आ गया। सो ये सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, सारे मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं सारे। वापस जाना, ये 4 है। पहले 3 को अच्छा, एजुकेशनल वीडियो, सेल्स वीडियोस, प्रोडक्ट वीडियोस। तो आपने ये तो तीनों product कैटेगरी। अच्छा, हमारे यहाँ प्रोडक्ट वीडियो के सर बोलते हैं सर्विस इज ऑल्सो प्रोडक्ट, बोलते हैं ना सर ने, साथ बोला होगा। ये भेज दूंगा मैं आप सर को। एक मिनट, वापस जाना। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोस हैं, ये प्रोडक्ट वीडियोस हैं। प्रोडक्ट मतलब और ये एंजियोग्राफी के बारे में कुछ समझना है, Educational एंजियोप्लास्टी के बारे में videos हैं। समझना है, या गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में समझना है, या राइनोप्लास्टी के बारे में समझना है, दैट इज प्रोडक्ट। ये आपको जो सेल्स टूल्स और जो मार्केटिंग के कोलैटरल्स बताए थे या सेल्स टूल्स जो बताए थे, सो ऑल ऑफ दीज वीडियोस जो आप, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, वापस जाना। सो ड्रिप मार्केटिंग, टेस्टिमोनियल्स, रिटर्न वीडियो फॉर इंडस्ट्री, रिलेटेड क्लाइंट्स, ब्रोशर, सेल्स किट, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वीडियोस। वीडियो दिखाने एक बार अपना है, कॉर्पोरेट वीडियो दिखाते हैं हमारा जो कॉर्पोरेट वीडियो। नहीं आगे चलो डॉक्टर साहब, इस पहले आप हमें साइंस बता दो थोड़ी। ये साथ वाली बिल्डिंग बन रही है जो दिख रही साथ में। Felix Hospital, where every patient is our priority. Health is where I would never compromise, and Felix gives me the best. I found top-notch care at affordable costs. It was really a blessing. The experienced doctors are here. Give me the confidence from the start. I knew I was in good hands. What's remarkable is no hidden cost. Everything is transparent, making it easier for us. With years of experience, our team of super specialists deliver unparalleled care and expertise. Cutting edge technology combined with compassionate care defines our practice. अरे आगे बढ़ो यार, बीसीआई डेस्क। चलो नेक्स्ट। ये वालों को सब कुछ फ्री है। वीकली क्वालिटी डैशबोर्ड एट फीलिक्स हॉस्पिटल। तो ये है, क्या क्या है? एक ट्रेनिंग का थोड़ा बताना पहले, क्या करते हो? हाँ, ट्रेनिंग का ही बता दो। माइक के बिना नहीं होगा, बिकॉज जूम वालों को नहीं सुनाई देगा। सो ट्रेनिंग पूरी प्लान्ड वे में होती है, कितने ट्रेनिंग्स होंगी और किस रिलेटेड होंगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अलग प्लान्ड होती हैं कि वीक में 2 बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होंगी, 2 बार सेल्स रिलेटेड ट्रेनिंग होंगी और 2 बार आपके जो CRM है या फंक्शनल ट्रेनिंग है वो होंगी। और उसके अलावा हमारे पास एक पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो असेस करता है कि जो कॉल सेंटर का स्टाफ है या BD स्टाफ है या सेल्स स्टाफ है वो पिच कैसी बोल रहा है, एंथुजियाज्म कैसा है उसका। तो ट्रेनिंग कैसे करते हैं? जब कोई बंदा हायर करते हैं तो उसको हम पहले इंडक्शन देते हैं, 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। इंडक्शन में पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि हमारी क्या पॉलिसी है, सब बताते हैं। फिर सेकंड दिन का जो जॉब प्रोफाइल होती है उसके साथ ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें स्किल सेट कैसा होना चाहिए, नॉलेज सेट कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं। उसके बाद उनका प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है। जब वो पास होते हैं तब उनको हम ऑन साइट पर भेजते हैं, अदरवाइज भेजते हैं उनको जॉब पर। फिर दोबारा उनकी ट्रेनिंग होती है 3 दिन की। और जब ऑन जॉब पहुंच जाते हैं फिर उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जो टीम लीडर ले रहे होते हैं। और ऑन जॉब ट्रेनिंग जब हो रही होती है और वो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तब उस समय जो क्वालिटी वाला बंदा होता है वो चेक कर रहा होता है, वो हाइजीन चेक कर रहा होता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है इसकी। उसकी रिपोर्ट डेली वीकली मंथली आती है अलग अलग परफॉर्म में। तो ये प्रोसेस है वो ट्रेनिंग का। तो ये इससे ट्रेनिंग से जो सेल्स वाले हैं वो परफॉर्म करने लग जाते हैं।
नहीं, परफॉर्म तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग के बिना तो कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो सेल्स वाला हो, इवन ऑपरेशन वाला। और ट्रेनर कितने? कितने ट्रेनर्स हैं? नहीं, दोनों मिला के टोटल 4 ट्रेनर हैं। 4 ट्रेनर्स हैं। नहीं, तो उसमें 2 सेल्स के ट्रेनर हैं और 2 क्वालिटी के ऑपरेशंस के ट्रेनर्स हैं। 2 ऑपरेशंस के ट्रेनर हैं, 2 सेल्स के ट्रेनर हैं। हाउ मैनी, वो 30-32 लोग हैं, उनको रोटेशन में चलता रहता है। नहीं, फिजिकली भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, और हमने LMS ले लिया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ले लिया, LMS ले लिया, तो बहुत सारी ट्रेनिंग हम LMS में अपलोड कर देंगे, तो वो उसी से देख लिया करेंगे। हमारा HRMS है, उसी के साथ ले लिया LMS। सेवी HR है, सेवी HRMS, सेवी HRMS, हाँ सेवी HR, हाँ उसका LMS ले लिया, तो LMS के बाद ट्रेनिंग का भाई ऑटोमेशन हो गया है, ट्रेनिंग भी ऑटोमेशन हो गया अब उसका। वेरी गुड, नेक्स्ट। और ये जैसे ओवरऑल हाइजीन स्कोर है, मतलब हम देखते हैं कि क्या पायल कैसे देखते हो, बताओ इसको। सो ये 4 पैरामीटर्स पे होता है कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फीड की CRM को, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है पेशेंट को या आपके कस्टमर को, और आपने बेसिक एटिकेट्स फॉलो किए हैं फ्लोर पे, या जब आप पेशेंट के साथ जब B2B जैसे सेल्स टीम जा रही है तो वहाँ पे आपने करेक्ट बेसिक एटिकेट्स और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास किए, आप सारे कोलैटरल्स लेके गए हैं कि नहीं। सो ऐसे हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उन पे स्कोरिंग देते हैं। कॉल डिसिप्लिन में क्या है, कॉल ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, टोन कैसे होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, आपने FAQs कैसे सॉल्व किए, आप ज़्यादा पूछ तो नहीं करते, आप सेलू तो नहीं बन रहे थे। नहीं, सेल्स बहुत बार तो बराबर ही होते हैं, बस एक बंदा जो हेड होता है वो थोड़ा सीनियर होता है उनका। नहीं, सेल्स के लिए अलग से हायर किया हम लोगों ने, प्रोफेशनल हायर किए हैं। नहीं, डॉक्टर अलग आते हैं, डॉक्टर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए डॉक्टर ही आते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज देने के लिए। जो प्रोडक्ट नॉलेज है, जैसे डॉक्टर बताए आ रहे थे यहाँ पे, वो डॉक्टर ही आते हैं, बट नॉर्मली जब सेल की ओपनिंग कैसे है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फिर वो जब एक बार डॉक्टर बता देता है तो फॉलोअप ट्रेनिंग वो जो सेल्स ट्रेनर है वो भी ले लेते हैं। नहीं, टीम लीड अलग है ना, टीम लीड का मेजर रोल ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग एक KRA है, उसका काम है कि उसकी टीम परफॉर्म करे, जो उसके KRA हैं उसकी टीम के वो फुलफिल, दैट इज मेजर रोल उसका। कि अगर मेरा मान लो मुझे डेली 50 कॉल करनी है और 50 में मेरी 70% कनेक्शन रेट होना चाहिए, 40% क्वालिफाइड रेट होना चाहिए, ठीक है, उसका 30% टेली कंसल्टेशन होना चाहिए, उसका 10% वॉक इन होना चाहिए, उसका 1% कन्वर्जन होना चाहिए OP to या लैब टू रेडियोलॉजी, तो वो सारे जो मेजर जो फाइनेंशियल KRA या जो है वो सेल्स कोऑर्डिनेटर क्या कर रही है फिर? वो सेल्स कोऑर्डिनेटर ये पूरी सेल्स टीम को साथ, वो उसको सेल्स कोऑर्डिनेटर कह सकते हो, जो हम टीम लीड बोल रहे हैं उसको, वो सेल्स कोऑर्डिनेटर। हाँ, बिल्कुल, वो यही काम करती वही करता है। ये ऑपरेशंस पे पूरा सिस्टम पे बैठी। ऑफलाइन टीम को तो सेल्स कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, और जो कॉल सेंटर उनको टीम लीड बोलते हैं, रोल सेम है दोनों का। नहीं, वो एक सेकंड, वो टीम लीड की वही मैंने पूछा इनको, वो कह रहे हैं टीम लीड एक्चुअली सेल्स कोऑर्डिनेटर है, टीम लीड तो ऑफिस में बैठते हैं, टीम लीड बाहर जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, टीम लीड ऑफिस में बैठ के कर रहा है ये सब, वो ये इन्होंने टीम लीड बोल दिया है सेल्स कोऑर्डिनेटर ही। आप समझ रहे हो? टीम लीड ऐसा तो आपका सेल्स मैनेजर ऑफिस में बैठ के तो काम नहीं करता, बाहर जाता है, स्टाफ के साथ रहता है, ये ऑफिस में बैठ के सारा का ये सारा फोन पे हो रहा है पीछे, फोन पे हो रहा है, ये सारा सेल्स कोऑर्डिनेटर, टीम लीड इज सेल्स कोऑर्डिनेटर। कितनी, जैसे मैं सेल्स टीम बैठी तो कितनी कॉल उसको असाइन की गई, कितनी उसने कॉल अटेम्प्ट किए, क्या उसका कनेक्शन रेट था, कितना उसका एवरेज टॉक टाइम था पर डे, तो वो सारा निकालते हैं, वो प्लान एक्चुअल निकाल के। मैं तो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, बट आप ट्रेंड हो गए हैं, वो ये लोग ट्रेनिंग दे लेते हैं उनको शुरू में। हाँ, शुरू में तो मुझे ही करना पड़ा सारा, ऑब्वियस बात। अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, आई लव, तभी तो मैंने वो स्टूडियो बनाया है, उसमें 15 लाख रुपए खर्च किए स्टूडियो बनाने में। अरे ASP सुन लो यार, SSG, एक मिनट, लीडरशिप टीम बाद में बता। वो था ना S30 सुना है, 30 मिनट बैठना रोज इनके साथ। अच्छा, एक सेकंड सुनो, तो अपनी तो स्टोरी सुना ना, कब आई थी, कैसे आई थी, बताइए। ये सेकंड लाइन टीम है ना, ये बताइए कैसे स्टोरी आता है, क्या करे, इससे पूछो। एक मिनट पहले, एक बार आप आ जाओ, जिसको देखना वो मोस्ट वेलकम आके देख सकता है। एक सेकंड गाइस, ये डिविएट मत करो। अगर एक मिनट, अगर अभी आपको BMP की शेयरिंग में घुसना है तो अभी डॉक्टर साहब यहाँ 2.5 घंटे की BMP की शेयरिंग कर सकते हैं।
समझ में आया? उसका पीपीटी अलग है। तो उसका अलग चल रहा है सिस्टम, वो छोड़ दो। अभी आपको क्या चाहिए? आपको बीएमपी चाहिए, एएसपी चाहिए, तो देन शट अप एंड लिसन टू हिम, राइट? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, होल्ड ऑन, नो क्वेश्चंस राइट नाउ। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, पिक इट अप विद हिम आफ्टर दिस वर्क, ड्यूरिंग द ब्रेक, ही इज हियर ओनली। अभी सवाल जवाब नहीं करेगा कोई। नेक्स्ट। तो इस तरह एलआरटी एफिकेसी क्या होती है पहले? सर लीड रिस्पॉन्स टाइम जो अभी हमारा LRT 30 निकालते हैं, लीड रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। सितंबर में सर इट वाज वेरी बैड, 4 आवर्स तक जा रहा था हमारा एवरेज। सिस्टम ब्रेकडाउन थे हमारे, बट अभी 30 मिनट्स के आसपास ही हमारा। ये हम लोग जो एंगेजमेंट करते हैं उनके साथ एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग है, खाली यही नहीं करते, दूसरी ट्रेनिंग भी करते हैं। ये नंबर गेम सेल्स में हम लोग सारा निकालते हैं, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डॉक्टर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सर्विस वाइज, सारे वाइज निकलती हैं। ये क्या है, ये समझाओ जरा। जैसे हमारा जो 50% रेवेन्यू जो आता है हॉस्पिटल का, दैट कम्स फ्रॉम 5 मेजर डिपार्टमेंट: न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कार्डियक साइंस, नेफ्रोलॉजी, किडनी साइंस, इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर। तो वो हम निकालते हैं डिपार्टमेंट वाइज, डॉक्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इवन सर्विस वाइज निकालते हैं। तो जहाँ कम हो रहा होता है वहाँ हम उसका मतलब लोगों को उस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं है, या हमारे पास डॉक्टर बहुत अच्छा नहीं है उसका कुछ, ठीक है, तो उसको फिर हम अलग रख के उसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी अलग बनती है कि इस डिपार्टमेंट को प्रमोट कैसे करना है। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसमें फिर आप NBDCR एनालिसिस में क्या करते हो? तो हाँ, इसमें तो हमारे डेली रिपोर्ट्स आती है, मेल पर दिखा भी सकते हो, चाहो तो खोल दो। नहीं बता दो। तो जैसे आज मान लीजिए 25 पेशेंट, नॉर्मली 50 पेशेंट एडमिट डेली होते हैं, तो उनमें ये निकलता है कितने हमारे रिपीट कस्टमर्स हैं और कितने न्यू कस्टमर्स हैं। क्योंकि अगर आपका रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे, इट मीन वो ही दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ऑपरेशंस। अगर न्यू नहीं आ रहे तो इसके बाद आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। और हमारे यहाँ तो रिपीट आना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज IPD में, बिकॉज हर बंदा हर साल बीमार नहीं पड़ता है। तो अगर वो रिपीट आ रहा है, रिपीट नंबर ठीक है, तो हमारा 30-40% रिपीट पेशेंट रहते हैं, दैट इज मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब वो इसीलिए आ रहा है, उनको हम इंगेज करते रहते हैं। सुनो सुनो सुनो, अब अगर कोई डॉक्टर होगा आप में से, वो मेरी क्लास में बैठा होगा और मैं बोलूँगा रिपीट पेशेंट्स, रिपीट कस्टमर, आप बोलोगे सर रिपीट कस्टमर मेरे बिजनेस में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि रिपीट कस्टमर तो जब आएगा जब वो बीमार पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? और आप हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ जाओगे। बट हर चीज में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और उसकी पूरी मशीनरी लगी हुई है, मतलब सिस्टम है उसके पीछे, सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए निकाला हुआ इसने, देखिए दिखा रखा है, ये देखिए कैटेगरी वाइज निकालते हैं कि न्यू पेशेंट्स, फॉलो अप पेशेंट्स, ग्रैंड टोटल, जैसे पर संडे के एडमिशंस होंगे। तो ये न्यू पेशेंट है, अगला वाला फॉलो अप पेशेंट है, उसके बाद ग्रैंड टोटल है। ओके नेक्स्ट। अरे यार रुक जाओ, नहीं फैमिली मेंबर रिपीट नहीं मानते, वो NBD है, वो HRDC नंबर है। हाँ वो NBD है बिल्कुल। और ये एनालिसिस डिपार्टमेंट वाइज है। ये क्या है? ये तो सर आप वाला 5/4 होगा सर। ये 5/3 है, हाँ, फिर आगे आगे 5/9 हो गया। डिजिटल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ये क्या है? ये अच्छा, ये भी निकालते हैं, लीड जनरेशन रिपोर्ट भी निकालते हैं। देखिए उसका कन्वर्जन रेट भी निकालते हैं कि कौन सी लीड की क्वालिटी कहाँ से अच्छी आ रही है, सोर्स वाइज, इवन लैंडिंग पेज वाइज निकालते हैं, कैंपेन वाइज निकालते हैं कि वहाँ से कितनी लीड जनरेट हो रही हैं, कितनी क्वालिफाई हो रही हैं, कितनी कनेक्ट हो रही हैं, कितनी वॉक इन में कन्वर्ट हो रही हैं, और क्या कन्वर्जन रेशियो उनका। तो जैसे SEO बहुत अच्छा होता है, आपको पता होगा SEO का 48% कन्वर्जन रेट है हमारे यहाँ, या व्हाट्सअप का 30% है, फेसबुक का 6% है, सबसे कम होता है, क्वालिटी बहुत ख़राब होती है फेसबुक की लीड की, या गूगल एड्स का 23% है। ओके तो मगर ये सब जो होता है ना डॉक्टर साहब, बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है किसी के लिए जो कोर्स शुरू में कर रहा होता है। तो जब आपने शुरू किया था, जब आपने करना शुरू किया था, तो फिर उसमें आपने कैसे किया था? जब पहली बार ये सब सिस्टम लगाए थे तो कैसे शुरू किया था, किसने किया था, क्या हुआ था? तो मैंने कहा ना, पहले SSG स्टार्ट करना है, वर्जन 1 स्टार्ट करना है। बहुत बार क्या होता है, हम वर्जन 1 स्टार्ट नहीं करते और इम्प्लीमेंटर बनना। मैं क्या करता था, जो सर बोलते थे, या पहले तो जो बोल रहे हैं उसको कोरिलेट करो और ये देखो कि हमारा कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। जब मेरा इंप्लीमेंट हो सकता है तो किसी दूसरे के यहाँ भी हो सकता है उसको थोड़ा वर्जन चेंज हो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सर के यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले रूल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ हो सकता है कुछ दूसरी फॉर्म में लगेंगे, हर जगह नहीं लगेंगे। तो वो आपको देखो कहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है और उसको फिर इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए टीम लीड मेरा काम क्या होता था, मैं यहाँ क्लास से जाता था, इन सबको बुलाता था, बिठाता था, भाई ये चीज़ें आज की, इसको इंप्लीमेंट कर दो, वर्जन 1 चालू कर दो, वर्जन 2 वर्जन 3 बाद में करते रहेंगे। तो विद लास्ट मतलब ASP भी 2 साल में तो अब तो बहुत इंप्रूव होने वाला है। नेक्स्ट 6 महीने में तो हम लोग पूरा फुल डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ कर देंगे, मतलब
अब तो आपने एआई भी कर लिया। हाँ, CSC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स निकालते हैं, सब निकालते हैं। हाँ, अगर हमारे पास 5 साल रह रहे हो, पकड़ा तो दिया मैंने, छोड़ दिया मैं, आई एम नॉट। वो आपको उस टीम के साथ काम करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, जैसे मैंने इनको झेला है। ठीक है, इनके साथ अलाइनमेंट करना पड़ेगा, इनकी ईगो है, इनको सबको। और इन्होंने आपको झेला है। इन्होंने तो बहुत झेला मुझे। मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ, काम मेरा नहीं होता है, तो मैं तो बिल्कुल। मैट्रिक्स मीन्स उनकी MIS, इनकी मैट्रिक्स सब उनके, जैसे ये आ गई अब मान लो स्टेट जिम, तो इसकी टॉप लाइन की मैट्रिक्स है, एबिटा इसका मैट्रिक्स है, ठीक है, पैट इसका मैट्रिक्स है, न्यू NBD करना है इनका मैट्रिक्स है, नया हॉस्पिटल खोलना इसका मैट्रिक्स है, नया पॉलीक्लिनिक खोलना इसका मैट्रिक्स। तो वो रोल के हिसाब से चेंज हो जाती है। सेल्स हेड है तो उसका रेवेन्यू लाना डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट वाइज लास्ट ईयर से, जैसे हम लोग ईयर ऑन ईयर 30% ग्रोथ करते हैं, 30 to 40% ईयर ऑन ईयर, मतलब रेवेन्यू टॉप लाइन में। तो वो इवन डबल भी करा, एक बार 100% भी की थी मैंने लास्ट 2 साल पहले। ठीक है, तो उसको मेंटेन रखना, उससे ऊपर लेके जाना, दैट इज अ रोल ऑफ सेल्स हेड है, जो है मार्केटिंग हेड है। तो सबके अलग अलग, हमारा डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा कर रखा है हमने, शायद इसमें ASP ने बताया मैंने कि हमने क्या बना रखा है, बजट्स बना रखे हैं, रेवेन्यू बजट बना रखे हैं और एक्सपेंस बजट बना रखे हैं। वो मंथली ईयर मतलब शुरुआत पे सबको मिल जाते हैं, सबको इस बार सबको मिल चुके हैं, मार्च में सबको अपना बजट मिल चुका है। इवन मार्केटिंग का क्या बजट है सबको पता है, आपको हर चीज़ का डिफाइंड, मतलब मार्केटिंग में किस चीज़, कोलेटरल का क्या बजट है वो भी पता होगा उसको। ये बजट है मेरा, प्लान बजट है। कोलेटरल मतलब जो वीडियोस बनाने हैं, कुछ करना है, ATL एक्टिविटीज़ करनी है, BTL एक्टिविटीज़ करनी है, उन सबके बजट हैं। होर्डिंग कितने लगेंगे, अखबार में ऐड कितने जाएंगे इस साल, कितना बजट, कौन सा अखबार का कितना बजट, वो सब डिफाइन हो जाता है पहले ही। और उसके बाद उसके बजट बेस पे हमारा मार्केटिंग का प्लान बनता है। मार्केटिंग प्लान कैसे बनाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज। जैसे मान लीजिए मुझे कार्डियोलॉजी से मान लीजिए महीने का 5 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसके लिए कितने OPD पेशेंट चाहिए, कितने IPD पेशेंट चाहिए, कितने लैब चाहिए, कितनी रेडियोलॉजी चाहिए, उसके लिए कन्वर्जन रेट कौन से कैंपेन में कन्वर्जन रेट कितना है, उसके बेस पे उस पर इन्वेस्टमेंट करा जाएगा। कि अगर आपको गूगल एडवर्ड्स पे अच्छा कन्वर्जन रेट है तो उसमें लास्ट ईयर कितना करा, तो उसके हिसाब से हम डबल करना, ट्रिपल करना, तो वो करेंगे वहाँ पे। तो जो रेवेन्यू बजट है उसको अचीव करने के लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं टिल द मार्केटिंग एंड तक, कि कितना हमें कैंपेन करने, कितने पैम्पलेट बंटवाने, पैम्पलेट कितने बंटने, पैम्पलेट का 0.1% कन्वर्जन रेट है हमारे यहाँ, अखबार का 1% कन्वर्जन रेट है। तो हाँ, नहीं विजन तो डेवलप आप ही करोगे, विजन तो हर बार चेंज हो जाएगी 5 साल में। जब मैं आया था तब तो 1000 करोड़ के हम सोचते नहीं थे, 1200 करोड़, 100-200 करोड़ भी, 100 करोड़ नहीं सोचते थे। आज 1200 करोड़ पे बैठे हैं, अगले साल 2000 करोड़ कर रहे हैं, वो इन सबको पता है। आप 3 करोड़ पे अटके थे पूरी तरह। हाँ, 3 करोड़ पे भी नहीं थे, तो सोचिए ना, तो विजन तो हर 2-3 साल में चेंज हो जाएगी, आपकी भी चेंज हो जाएगी और आपको अपनी टीम की चेंज करनी पड़ेगी। तो हर साल आपको विजन चेंज, अपना विजन रिव्यू करना पड़ेगा, गोल रिव्यू करने पड़ेगा, और जितनी टीम एटलीस्ट सेकेंड लाइन टीम है उनके एस्पिरेशनल गोल को भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इसको ये से पायल को मैंने यहाँ तक पहुँची है तो इसके हर साल स्पेशल गोल बने हैं। हम लोग झगड़े हैं कि इसको BP चाहिए था, मैंने मुझे ABP देना है मुझे, ठीक है, बट यू हैव टू फॉर BP यू हैव टू अचीव दीज पैरामीटर्स, उसके बाद वहाँ पहुँचोगे। हाँ, नहीं एम नहीं लेता मैं अभी एम सेकंड लाइन्स की लेता हूँ सिर्फ। क्या कह रहे हो? सेकंड लाइन लीडर्स की लेता हूँ, सेकंड लाइन वाले एम लेते हैं, वो उनके लेते हैं, वो उनके। तो वो एक मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, MIS आती है, कंसोलिडेटेड MIS आती है मेरे पास। मैं एक ही MIS देखता हूँ आजकल, वीकली रेवेन्यू मेरा 5 करोड़ होना चाहिए, जो मेरा इस साल का टारगेट है। और जिस वर्टिकल से कम हो रहा है उसको आके मेरे सामने खड़ा कर दो बस। हाँ, जिसमें कम हो रहा है उसको मेरे साथ खड़ा कर लो, सब 1 to 1 बैठेंगे, नहीं मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ चैलेंज है, कहाँ पे मार्केटिंग बढ़ानी है, कुछ चीज़ें नई डिफाइन करनी है। जो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ नया क्रिएट करना है वहाँ पे उस एरिया में, या कुछ डिफरेंटली करना है हमें, जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आइदर यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली और यू हैव टू डू न्यू थिंग्स। तो हायरिंग में भी मार्केटिंग चाहिए होती है, ये सेम प्रोसेस चाहिए होता है।
हायरिंग में अगर आपको अच्छा एक मैनेजर चाहिए तो आपको कम से कम 100 मैनेजर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उनके लिए आपको नौकरी पे कम से कम 200 रिज्यूम स्क्रीन करने पड़ेंगे, फिर 100 निकालने पड़ेंगे, फिर 100 को कनेक्ट करने के बाद 50 वॉक इन करेंगे, 50 में 10 शॉर्ट लिस्ट होंगे, 10 में 2-3 तो वैसे छोड़ के भाग जाएंगे, आएंगे भी नहीं, उनका मन नहीं करा, मैच ही नहीं होंगे, फिर 1-2 आप उनको फाइनलाइज करोगे तो ऑन बोर्डिंग में एक ही बचेगा या 2 बचेंगे, ऑन बोर्डिंग के बाद भी एक भाग जाएगा। तो अगर आपने ये देख लिया ना, पूरा सिस्टम देख लिया, तो आप फिर मार्केट उसको HR को भी सही से स्ट्रीमलाइन कर दोगे। तो हमारा रिक्रूटमेंट में 10 लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग बैठे हुए हैं, और एजेंसीज भी साथ में हैं वो कई सारी। 1 मिनट 1 सेकंड, आपने सुना क्या बोला? क्या सुना? और HR में पता क्या होता है, अगर आप HR में आपने अप्लाई कर दिया हमारे यहाँ, तो HR में जैसे डॉक्टर्स हम हायर करते हैं, हमारे लिए स्टार डॉक्टर्स हायर करना टफ जॉब, या सीनियर अच्छे टीम CXOs को हायर करना टफ जॉब होता है, बिकॉज अभी मिड साइज हॉस्पिटल है। तो होता क्या है, जैसे आपने आए तो नेक्स्ट डे आपको व्हाट्सअप जाएगा, लीड नर्चरिंग वहाँ होती है, अबाउट द हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है, अबाउट द प्रोमोटर्स जाएगा, विजन ऑफ द कंपनी जाएगा, आपके रोल के बारे में जाएगा, हमारे टेस्टिमोनियल्स जाएंगे, एम्प्लॉइज़ के जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ड्रिप मार्केटिंग शुरू करोगे अपने जिस बंदे को बुलाना चाहते हैं, जिसको हायर और वो करना लिंक्डइन पे तो मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है मेरे हॉस्पिटल की, वो 90% लोगों को तो मेरे बारे में पता ही होता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने मुझे देखा ना हो, आइदर लिंक्डइन पे नहीं देखा हो, टीवी पे नहीं देखा हो, फेसबुक पे, अखबार के फुल पेज ऐड में ना देखा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो मेरे कैचमेंट से आ रहा है उसको मेरी हिस्ट्री के बारे में सब पता होता है, फिर भी हमारा जो प्रोसेस है कि उसे हो सकता है हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता हो, विजन के बारे में नहीं पता हो, मिशन के बारे में नहीं पता हो, कल्चर क्या नहीं पता हो, क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या रोल क्या है उसका, क्या रोल के अलावा क्या ग्रोथ पाथ है, कि अगर कोई बंदा हमारा कॉल सेंटर में टेली कॉलिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है तो उसको सेल्स मतलब सेंटर मैनेजर तक जा सकता है, तो उसका वो रोल डिफाइन होता है। फिर इंटरव्यू आने से पहले उसको ये पहुंच जाना चाहिए, मेरा HR ने अगर नहीं पहुंचा तो आई एम नॉट हैप्पी विद माय HR। So sell before the first meeting. The sale should be closed before the first meeting. So आप सुनो, इन्होंने क्या बोला कि आप लोग क्या सोचते हो कि 20 लोगों को बुलाएंगे और एक बंदा हायर हो जाएगा? 200 का 100 का 50 का 10, ये आपका कन्वर्जन रेशियो है। तो सेल जब इंटरव्यू कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, वो रिक्रूटमेंट नहीं, वो मार्केटिंग है, वो सेल्स है। एक्चुअली मार्केटिंग दोनों के लिए, वो अपने आप को बेच रहा है, आप अपनी कंपनी बेच रहे हो। अगर अलाइनमेंट होगा तो दोनों का डील हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो अगर आपने अपनी कंपनी बेच नहीं पाई, सही से पिच नहीं कर पाई, जैसे मैं विजन बेचता हूँ कि मेरे 1000 बेड आ रहे हैं, अभी तो अगले साल 600 आ रहे हैं, तो विजन तो दिख रहा है, और दिख रहा है लोगों को, वो माहौल पूरी इंडस्ट्री में परसेप्शन है सारा। तो मार्केटिंग सिर्फ परसेप्शन का गेम है, एक्चुअली बताएं, एंड आई एम लिविंग दैट विजन, वो उनको फील होता है। और जो पास्ट रिकॉर्ड दिखता है, जो हमने किया वो अचीव किया हमने अभी तक, जो बोला वो जो कहा सो किया। वेरी नाइस। सो एक मिनट, लेट्स स्टॉप दिस नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डॉक्टर साहब यहीं पर हैं हमारे साथ, बिकॉज ये तो दिस विल नेवर एंड राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली नाइस, एज यूजुअल, मजे आ गए, एज यूजुअल, ऑलवेज। सर वो जो ड्रिप मार्केटिंग में आप जो टाइप ऑफ वीडियोस बनाते हो जो तो कितने टाइप ऑफ वीडियोस, जैसे आप मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ड्रिप मार्केटिंग, अब आप अपनी को इंडस्ट्री से कोरिलेट कीजिएगा। जैसे मेरे किसी पेशेंट को उसने गॉल ब्लैडर सर्जरी डाल दिया है फेसबुक पे कि ऑपरेशन कराना है, अब वो मेरे अस्पताल को जानता नहीं है, उसके बहुत सारे मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो वो अगर मैं तुरंत पिच करूँगा कि तुम्हें बेचना है, तो वो कभी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले जैसे ही वो एक बार लीड आई तो पहले उसको एक यहाँ से मैसेज जाएगा, व्हाट्सअप जाएगा अबाउट द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कितने एक्रेडिटेशंस हैं, उनका क्या बेनिफिट है, कि NABH है, NABL है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट 0 है, क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड्स की हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के इतने बेड्स हैं। फिर देखा अबाउट द डॉक्टर्स, उनका एक्सपीरियंस कितना, उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके पास कौन सी डिग्री है, कौन से रिसर्च पेपर्स हैं, क्या अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं, वो जाएगा। फिर अबाउट द डिजीज जाएगा, कि उनकी क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्यों होती है, सबको पढ़ने का मन करता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो क्या, बट होता कैसे, सबको अच्छा लगता है पढ़ें, तो ब्लॉग जाएगा उसके लिए। फिर उसके FAQs क्या होते हैं, कि सर्जरी कैसी होती है, कितने टाइप की सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक होती है, ओपन होती है, जो भी बीमारी उसके हिसाब से टाइप ऑफ सर्जरी, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो जेन्युइनली आप समझ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं उसको। वीडियो भी जाएगा, फिर एक डॉक्टर का इंटरव्यू जाएगा, कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का इंटरव्यू ले रही है, सारे क्वेश्चन उससे पूछेगी, जितने FAQs हैं वो सारे FAQs उसको वीडियोज में डॉक्टर से दिखेंगे। फिर उसके बाद उसको जो बाद में क्या करते हैं हम लोग, कि हाउ टू चूज द हॉस्पिटल। हम ये नहीं कहते हमारा अस्पताल चूज करो,
हम कहते हैं हाउ टू चूज द हॉस्पिटल। देखो पहले कि क्वालिटी क्रिटिसिजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके पास है, पेशेंट रेटिंग सबसे अच्छी किसकी है, डॉक्टर सबके एक्सपीरियंस किसके हैं, किसके पास मॉडुलर रूटीन है, किसका इन्फेक्शन कंट्रोल जीरो है, किसका कॉम्प्लिकेशन रेट नियरली जीरो है, किसके यहाँ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, किसके यहाँ आपको फॉलोअप कंसल्टेशन फ्री मिलेगी या फर्स्ट ओपीडी फ्री मिल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें बताएंगे तो क्या करेगा कि वो चूज करने से पहले एटलीस्ट ही विल कंसिडर मी। ये सारा का सारा आपने सेल्स भी किया, ये वाला सब भी किया, तो ये डिजिटल मार्केटिंग सब आपको आता है? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग सीखा था मैंने, तो करा कहाँ, तो मनोज सर से सीखा था। तो वो सारा डिजिटल मार्केटिंग भी आपने इम्प्लीमेंट किया पूरा? डन। हाँ, उससे अच्छा ही कर दिया सर अब तो। अब तो पावर बीआई कब तक लग जाएगा हमारा? हमारी रिपोर्ट पावर बीआई से आती है अब तो, एमआईएस रिपोर्ट भी पावर बीआई से। एक सेकेंड एक मिनट सुनो, वो पूछ रहे हैं कि आप सारे कोर्स कर रहे हो, काम भी होगा। सुनो, आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है कि नहीं? अरे आपको क्या लग रहा है? आप मुझे ये बताओ कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी जोर से हुई है? रॉकेट की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अब रॉकेट की इम्प्लीमेंटेशन जो मेरे को आज समझ में आए, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो एक काम करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ना गूगल शीट पे, अगर इनको, मेरे को लगता है कि आप गूगल शीट्स पे बैठ के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसको ये बताओ कि मुझे तो अपने जो मैक फ़ोन है ना, उसके 3-4 ही फंक्शन बताए हैं। जो मैक एयर क्या है, फोन लैपटॉप है, ठीक है, फ़ोन बता रहा हूँ, उतना ही आता है, सही बता रहा हूँ। और उससे ज़्यादा मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ, चाहूँ तो सीख सकता हूँ। अरे मैं इतना पैशनेट हूँ, जो चाहूँ सीख सकूँ। मुझे सिर्फ नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो आई लव नंबर, तो नंबर्स में घुसना है मुझे। सो अब सुनो, मेरे को जो समझ में आया आज, मेरे को जो आज समझ में आया वो ये हिसाब समझ में आया कि जैसे ही वर्कशॉप खत्म होती है, डॉक्टर साहब वापस जाते हैं और वापस जाके वो सारा काम डेलीगेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। यस, ऐसे ही करते थे। पूछो, जब मैं पहुंचता था तो इनको पता होता था, टीम ये को पता होता कि टीम मीटिंग है, मैनेजर के साथ कंसर्न है, वो बैठे होते थे सारे नोट्स के लिए। और डेलीगेशन के साथ एमओएम बनता था, उसका भी एमओएम के साथ उसकी शीट बनती थी, ट्रैकर बनता था, और उसका फॉलोअप होता था ये के थ्रू, और तब क्लोजर रिपोर्ट आती थी उसकी। मतलब उसमें भी ऐसा नहीं छोड़ दिया। तो हर चीज में नंबर्स हैं और हर चीज में सिस्टम है। बिना सिस्टम और बिना नंबर्स के नथिंग विल वर्क। और सेल्स में अभी हमने मतलब रिक्रूटमेंट का भी, हर चीज में सेल्स भी है, हर चीज में मार्केटिंग, हर चीज में नंबर है, हर चीज में सिस्टम है। बट वो बैठाना पड़ेगा। हम लोग वापस जाते हैं और खुद करने लग जाते हैं। खुद मत करो, डेलीगेट कर दो। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, रियली नाइस। डेलीगेशन में भी जब तक आप डेलीगेशन वाले को, डेलीगेशन मतलब अपनी अथॉरिटी देनी है उसको, अपनी पावर देनी है, अपनी ऑटोनॉमी देनी है उसको। और डेलीगेशन के लिए उससे पूछना, उसका बैंडविड्थ है नहीं, स्किल सेट है नहीं, नॉलेज सेट है नहीं है, फिर भी डेलीगेशन के बाद उसको फॉलोअप करना है, मेंटरिंग करनी, कोचिंग करनी, फीडबैक देना है उसको, तब जाके चीज़ कंप्लीट होगी। और उसको ट्रैक भी करना है, अदरवाइज नहीं होगी। तो डेलीगेशन भी हम लोग डंप कर देते हैं बहुत बार, कि बोला और जाके डंप, उसको ये नहीं पता, उसको काम आता भी नहीं आता है। अब बाद में फ्रस्ट्रेट करेंगे तूने काम क्यों नहीं किया। एक प्रॉब्लम रहती है जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, अरे बाप रे, उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो सीट अलग है, वो तो उस पर बीएमपी का पार्ट है सर। वो आपको देखना तो मुझसे मैं दिखवा दूंगा, मैं देखता नहीं उसको। वो हमने कर रखी उसमें। आपने आईएमएस लगाई है? आईएमएस हमारे यहाँ इन्वेंटरी में हम लोग 7 दिन का, हमारे पास 10 दिन का स्टॉक रहता है सिर्फ हॉस्पिटल में। और पहले कितना था? पहले तो 2-3 महीने के आसपास, 2.5-3 महीने का। तो 2.5-3 महीने का था। अब आपने वो अभी सिर्फ जो बहुत क्रिटिकल ड्रग्स होते हैं उनका हम 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, शॉर्टेज नहीं करते उनकी, उनको रेड नहीं करते हम लोग, ठीक है। बट जो नॉर्मल स्टॉक है, बिकॉज डिलीवरी सेम डे हो जाती है हमारे हॉस्पिटल्स में, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हम नोएडा में आसपास ही हैं। लीड टाइम जो है हम निकालते थे, पता है, इंटरनल लीड टाइम निकाला कि आज निकाली, आज वो सॉफ्टवेयर डाटा उसने डाउनलोड किया, कितना ऑर्डर करना है। होता है जो है दवाइयाँ शॉर्ट होती हैं, कोई चीज़ होती है, उसको आप किसके ऊपर पेनल्टी डालते हैं? पेनल्टी नहीं डालते, हमारा पेनल्टी का कोई गेम नहीं है। शॉर्ट होता है दवाई मेडिसिन, उसको क्या करते हैं आप? नहीं, सिस्टम है ना, उसमें ABC कैटेगरी का ऑडिट होता है उसमें, ठीक है। उसमें कुछ डैमेज होता है तो डैमेज माना जाएगा उसमें, ठीक है। अगर बहुत बार हमने करा है सिस्टम पर, हमने कभी किसी की सैलरी काटी नहीं है। लेकिन चोरी तो होती होगी थोड़ी बहुत? चोरी में भी हम निकाल देते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं, कुछ करते नहीं। अब पहले करते थे कुछ। हमारे ही वाला सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चोरी में, अगर चोरी तो कई बार होगी, बट चोरी पता क्यों हो रही है? चोरी उनकी वजह से नहीं हो रही है। मैं इसको यही बोलता हूँ, चोरी, मैंने कई बार इसको बोला है, जब ये चोरी पकड़ के लाते हैं ना, कहते हैं इनको निकालना है। चोरी का मतलब आपका प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है। नहीं, आपके वहाँ होती है चोरी? होती है, दवाइयों के बहुत पैसों की चोरी होती है।
और ओपीडी में डॉक्टर साहब को दिखाने आए, उनका मैंने बिल नहीं काटा और एक PDF बना के भेज दिया, डॉक्टर को क्या पता बिल हुआ नहीं हुआ, वो तो देख लेगा, और चोरी पैसे जेब में रख लिए, अभी निकाला 3-4 लोगों को। तो अगर इसका इट मीन्स जो आपका प्रोसेस है दैट इज नॉट एफिशिएंट, आप डाटा कैप्चर नहीं कर रहे हो। अगर आप सही से जैसे ही पेशेंट घुसता है वो कैप्चर हो जाए। आप समझो ये कह रहे हैं कि बंदा गलत नहीं है, आपका सिस्टम गलत है। सिस्टम ठीक करो, बंदा तो आप ये भी निकालोगे, उसके बाद एक और आएगा वो भी चोरी करेगा। करे आधे लोग तो चोरी होते हैं भाई, कितने लोग ईमानदार मिलेंगे? जैसे एक बच्चा चोर आगे रहता है, पुलिस पीछे रहती है। अच्छा जितने भी सिस्टम बना लो चोरी कर ही लेता है। तो आप वो परेशान नहीं, सिस्टम हमें आउटसोर्स कर दो। सिस्टम बनाते जाओ जब तक वो चोरी बंद ना हो।